हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग पूरे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को एक ही लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे, यानी ये हमारी एक वन शॉट वीडियो होगी। अब इसके अंदर जाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सेल का क्या मतलब होता है। देखिए, सेल जो है ये एक तरीके का मोड ऑफ ट्रांसफर है। सेल जो है एक मोड ऑफ ट्रांसफर है, यानी आप अपनी प्रॉपर्टी सामने वाले को किस मोड से दे रहे हो, बेच रहे हो, उधार पे दे रहे हो, किराए पे दे रहे हो, बेलमेंट कर रहे हो, किस लिए दे रहे हो। तो सेल जो होता है ये एक तरीके का मोड ऑफ ट्रांसफर होता है। किस चीज का मोड ऑफ ट्रांसफर होता है? ये प्रॉपर्टी का एक मोड ऑफ ट्रांसफर होता है। ठीक है। अब जब हम लोग कोई चीज सेल करते हैं तो उसके अंदर हम लोग सामने वाले के फेवर में ज्यूरिस्प्रूडेंस की लैंग्वेज में न्यू इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। तो यानी जब हम किसी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो सामने वाले के फेवर में हम लोग कोई न्यू इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा। टेक्निकल लैंग्वेज में, ज्यूरिस्प्रूडेंस की टेक्निकल लैंग्वेज में, जब हम लोग अपनी प्रॉपर्टी सामने वाले को ट्रांसफर करते हैं तो हम उसके फेवर में क्या करते हैं? न्यू इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर प्रॉपर्टी जो है इट इज द बंडल ऑफ राइट्स एंड इंटरेस्ट। प्रॉपर्टी जो है ये बंडल ऑफ राइट्स एंड इंटरेस्ट होती है, यानी प्रॉपर्टी का मतलब होता है राइट्स एंड इंटरेस्ट, इन्हीं से मिलके प्रॉपर्टी बनी होती है। तो जब हम लोग किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो उसके फेवर में न्यू इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। अब देखिए, ये जो वर्ड आपने यहां पे इंटरेस्ट पढ़ा, ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर ये इंटरेस्ट दो तरीके का हो सकता है। एक इंटरेस्ट तो होगा एब्सोल्यूट कंप्लीट इंटरेस्ट, और एक होगा लिमिटेड इंटरेस्ट। कंप्लीट इंटरेस्ट यानी एब्सोल्यूट इंटरेस्ट उस जगह पे होता है जहां पे प्रॉपर्टी की पूरी ओनरशिप ही ट्रांसफर हो जाती है, यानी जहां पे सामने वाला ही उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी तो बहुत वजह से दूसरे को देते हैं, जैसे भी हमने आपको बताया, बेचते भी हैं, एक्सचेंज भी करते हैं, गिफ्ट में भी देते हैं, बेलमेंट प्लेज भी होती है प्रॉपर्टी को, और जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी में टीपीए के अंदर आपने पढ़ा होगा मॉर्गेज भी करी जाती है, लीज पे दी जाती है। तो बहुत सारे मोड होते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के, लेकिन हर जगह पे एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं होता है। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट कहां कहां पे होता है? जहां पे सेल हुआ है। अगर प्रॉपर्टी सेल हो गई तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। जहां पे एक्सचेंज हुआ है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। अगर आपने गिफ्ट दे दिया है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। तो ये क्या है? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है, यानी मेरी जितने भी इंटरेस्ट होंगे उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सब ट्रांसफर हो गए। तो जब एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है, इसी में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। तो यानी यहां पे जो सेल की बात कही गई है वो क्या है? ओनरशिप के ट्रांसफर की बात कही गई है। ठीक है। अब जैसा भी हमने आपको बताया कि ये इंटरेस्ट एब्सोल्यूट भी हो सकता है, लिमिटेड भी हो सकता है। लिमिटेड जैसे देखिए मॉर्गेज, कोई मॉर्गेज करता है, लिमिटेड इंटरेस्ट है। बेलमेंट, लीज, लिमिटेड इंटरेस्ट है। समझ में आ गया? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेल के अंदर जहां पे एक इंसान ओनरशिप ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी की, इसी को हम लोग कहते हैं सेल, बेचना। जहां पे एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि सामने वाले के फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट किया, ज्यूरिस्प्रूडेंस की लैंग्वेज में। अब ये जो सेल बताया गया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, इस सेल का सोर्स क्या है? तो आप सेल कैसे करोगे? कोई चीज बेचने के लिए क्या होगा? उसको बेचने के लिए अगेन प्रोपोजल एंड एक्सेप्टेंस। हमने आपसे पूछा होगा, भाई अपनी गाड़ी बेचोगे, अपना फर्नीचर बेचोगे? आपने कहा हम बेचेंगे। हमने प्रपोजल दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। या आपने हमसे बोला कि सर मेरा फर्नीचर खरीदेंगे? हमने कहा हाँ खरीदेंगे। प्रोपोजल और एक्सेप्टेंस। तो प्रोपोजल और एक्सेप्टेंस हो रहा है, तो ये प्रोपोजल और एक्सेप्टेंस हम लोग कहां पढ़ते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रोपोजल होता है जहां पे एक पार्टी अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाई करती है, दूसरी उसको एक्सेप्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है। तो सेल का सोर्स क्या है? सेल का सोर्स है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो यानी सेल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। और अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के जो रूल्स बताए गए हैं सेक्शन 10 में वो भी अप्लाई होंगे। समझ में आ गया? तो ये हो गया सेल ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब देखिए, यहां पे इस लॉ के अंदर, इस एक्ट के अंदर जो हम लोग गुड्स के बारे में पढ़ते हैं, ये गुड्स कौन से गुड्स हैं? ये गुड्स हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी का बहुत सा पार्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से गवर्न होता है, जैसे कि प्रॉपर्टी का बेचना, सेल जो है टीपीए से गवर्न होता है, मॉर्गेज टीपीए से गवर्न होता है, लीज टीपीए से गवर्न होता है, गिफ्ट टीपीए से गवर्न होता है। तो वो तो वहां से गवर्न हो रहा है।
ये गुड्स के ऊपर डील करता है। गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, एनीथिंग विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एनीथिंग विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसी को यहां पे कहा गया मूवेबल प्रॉपर्टी। जो चीज अपनी जगह से मूव हो सकती है, जैसे बिल्डिंग मूव नहीं हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड मूव नहीं हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सेल ऑफ गुड्स, गुड्स किसे कहा गया है? मूवेबल प्रॉपर्टी को। तो इसका नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। आइए अब वापस चलते हैं हम लोग इसमें। अब इसके अंदर क्या बताया गया है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं इसकी, कि ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब से इन्फोर्स हुआ है? 1 जुलाई 1930 से। आपको ऐसे क्लियर दिख रहा होगा, अब देखिए, ठीक है, 1 जुलाई 1930 से ये लागू हुआ है। तो 1930 से पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहां से गवर्न हो रहे थे? तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से पहले जो चैप्टर 7 था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 11 चैप्टर्स हैं। उनमें से अगर आपके पास बेयर एक्ट होगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो खोल के देखिएगा चैप्टर 7, तो लिखा होगा कि रिपील्ड हो चुका है, चैप्टर 7 गायब हो चुका है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो चैप्टर 7 था वही पहले सेल ऑफ गुड्स होता था, जो सेक्शन 76 से 123 के बीच में डिस्कस था। अब वो वहां से गायब हो चुका है। अब उसको 1930 में हमारे पास एक सेपरेट लॉ बना दिया गया, ताकि उसको और अच्छे से और डिटेल्ड वे में उसको कंप्लीट किया जा सके। अब ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपको समझ में आ गया। इसके साथ साथ इस सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 7। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये चैप्टर 7 हुआ करता था, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल चैप्टर 11 है। सोगा में टोटल चैप्टर्स हैं कितने? 7। उसके अलावा इसके अंदर टोटल सेक्शंस कितने हैं? 66। ठीक। नॉन एप्लीकेशन, जैसे भी हमने आपको बताया कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को नहीं गवर्न कर रहा है। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए कि कोई वर्ड सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल द वर्ड कंसिडरेशन, प्रतिफल, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर नहीं डिफाइन किया गया है, लेकिन यूज हो रहा है। डिफाइन कहां किया गया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। किस सेक्शन में? सेक्शन 2D। तो इसको जो कंसिडरेशन की मीनिंग होगी कौन सी मानी जाएगी? वही जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डिफाइन करी गई है। ठीक है, ये कहां लिखा है? ये इसके सेक्शन 2, अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, सेक्शन 2 सब सेक्शन 15 में। अब एक पॉइंट और ध्यान में रखना है इसके अंदर। अब जब हम लोग सेक्शन 2 सब सेक्शन 15 और सेक्शन 3 सेल ऑफ गुड्स एक्ट को मिला के पढ़ते हैं, तो हमें कुछ रूल्स मिलते हैं। अब इस रूल को समझ लीजिएगा। अगर सोगा ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट ने किसी वर्ड को डिफाइन नहीं किया है पर यूज किया है, डिफाइन नहीं किया, यूज किया है, लेकिन डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, तो कौन सी मीनिंग फॉलो करी जाएगी? जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डिफाइन करी गई है। एक रूल ये हो गया। दूसरा, अगर सोगा डज नॉट गिव अ रूल, अगर मान लीजिए, एक तो डिफिनेशन हो गई, दूसरा अगर सोगा जो है कोई रूल नहीं बता रहा है कि प्रोपोजल और कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, कैसे कंप्लीट होगा, कोई रूल नहीं बता रहा है, रूल बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फॉलो किया जाएगा। इसके सेक्शन 3 में एक बात और कही गई है कि अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, मान लीजिए कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट ने कोई रूल ऑलरेडी बताए हुए हैं, कोई ऑलरेडी रूल बताए हुए हैं, और इसमें और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? याद रखिएगा, फिर सोगा प्रिवेल करेगा, यानी सेल ऑफ गुड्स एक्ट प्रिवेल करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या आपको पता होगा कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस दोनों चल रही है। ऑनलाइन आप कहीं से भी ले सकते हैं, ऑफलाइन हमारा जो सेंटर है वो दिल्ली में मुखर्जी नगर पे ओपन हो चुका है और क्लासेस चल रही है ऑफलाइन की। अब आपको हम बताते चलें कि हमारे अलग अलग प्लान्स हैं ऑनलाइन के और ऑफलाइन के। आपको हम ये बता दें कि हमारी जो ऑनलाइन की प्राइजेज हैं, ऑनलाइन में हम अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑनलाइन में आप पीओ की तैयारी कर सकते हैं, एपीओ की तैयारी कर सकते हैं, सीबीआई एपीपी की तैयारी कर सकते हैं, उसके अलावा जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं, उसके अलावा आप इंग्लिश के लिए भी हमारे कोर्सेज को ले सकते हैं। तो कई कोर्सेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर, अलग अलग जीके जीएस के साथ, जीके जीएस के अलावा ड्राफ्टिंग के साथ या इंग्लिश के साथ। तो ये सारे कोर्सेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इनकी डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, आप वहां पे जाके इसकी डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं।
देखिए, अब जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर है सेल का, वो क्या है? गुड्स। हम लोगों ने जान लिया गुड्स का मतलब क्या होता है, ये भी हम लोगों ने समझ लिया कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जो गुड्स है वो एक्चुअली में मूवेबल प्रॉपर्टी है। अब हम लोग देखते हैं कि गुड्स को सेल ऑफ गुड्स एक्ट ने किस तरीके से डिफाइन किया है। देखिए, सेक्शन 7 जो है वो डिफाइन करता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का कि गुड्स का क्या मतलब होता है। क्या कह रहा है? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो यानी सेल ऑफ गुड्स एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी को गवर्न नहीं करता है। तो गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी समथिंग विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जहां पे किसी प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। कह रहा है कि गुड्स का मतलब हर वो चीज, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जितनी भी। तो ये कह रहा है गुड मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड का मतलब हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स का मतलब हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी, सिर्फ एक्शनेबल क्लेम्स और मनी को छोड़ के। आपको याद होगा, एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रेगुलेट करता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर एक्शनेबल क्लेम को डिफाइन किया गया है और बताया गया इसको कैसे ट्रांसफर हो सकता है। तो यही चीज सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 कह रहा है कि गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। इसके साथ साथ आगे ये डिफिनेशन में कह रहा है कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें आ जाएंगी। स्टॉक एंड शेयर्स, जैसे कंपनी के शेयर्स होते हैं, स्टॉक। ग्रोइंग क्रॉप्स, कोई फसल उग रही है वो आ जाएगी। ग्रास, जैसे आप ग्रास खरीदते हो तो आप कैसे कहते हो कि 1 लाट ग्रास का दे दो हमें। मान लीजिए 1 लाट खरीदते हो ना ग्रास का। ग्रास ये भी क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि यहां पे क्या बोल रहा है? एंड इंक्लूड्स, ये सारी चीजें मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएंगी। एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। अब कह रहा कोई ऐसी चीज जो लैंड से अटैच हो वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, लेकिन एक शर्त पे। शर्त क्या है? शर्त यह है कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर अग्रीड टू बी सेवर्ड, जहां पे बेचने वाले और खरीदार इस चीज पे अग्री हो गए हैं कि बेचने से पहले पहले उसको अलग किया जाएगा। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर अग्रीड टू बी सेवर्ड बिफोर सेल, सेल से पहले उसको हम लोग जमीन से निकालेंगे, और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब अलग अलग कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं जिसमें अलग अलग चीजों को बताया है कोर्ट ने कि क्या क्या चीजें गुड्स में आ जाएंगी। जैसे देखिए, गुड्स के अंदर क्या क्या चीज आ जाएंगी? एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। तो जैसे गुडविल इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, लेकिन ये गुड्स में माना जाएगा, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। कॉपीराइट इंटेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, वाटर, पानी, ये भी क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। ऑयल, एयर, गैस और इलेक्ट्रिसिटी, हालांकि ऑयल, एयर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी मूवेबल है, लेकिन इनके लिए अलग लॉज हैं, वो रेगुलेट करते हैं। मोटर व्हीकल्स, कार हो गई, बाइक हो गई, शिप हो गई, पेन हो गया, लैपटॉप हो गया, घड़ी हो गई, ये सब क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। कैमरा हो गया, मोबाइल फोन हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टी। Ships are all goods and may be the subject of contract of sale. Sale of lottery tickets has been held to be sale of goods. उसके साथ साथ there are certain things which are goods but not regulated by SOGA. बहुत सारी चीजें गुड्स तो हैं, लेकिन सोगा ऐसा नहीं है कि हर तरह के मूवेबल को गवर्न करता हो। जैसे कि बट रेगुलेटेड बाय स्पेसिफिक लॉ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड अलग लॉ है। ब्लड, यूरिन, हेयर, गैस अलग लॉज हैं। उसी के साथ साथ द सप्लाई ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी इज गवर्न बाय स्पेशल एक्ट्स। सप्लाई ऑफ गैस और इलेक्ट्रिसिटी स्पेशल एक्ट से गवर्न होते हैं, एंड नॉट बाय सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बट दे आर गुड्स, लेकिन ये बताया गया कि वो भी गुड्स होंगे। डिफिनेशन कहां बोला गया? किस केस में? राश बिहारी शॉ वर्सेस एम्परर 1936। उसी तरीके से अगर कोई जानवर जो है वो डोमेस्टिक एनिमल्स है तो उसको गुड्स माना गया है, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स गुड्स नहीं माना गया। तो यानी अगर कोई पालतू है चोरी हो सकती है, वाइल्ड है चोरी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो गुड्स है ही नहीं, उसको गुड्स नहीं माना गया। लॉटरी इज अ गुड, डिक्री ऑफ कोर्ट इज गुड, राइट्स एंड बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ गुड, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी ऑल्सो गुड्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स आर गुड्स एंड कैन बी ट्रांसफर्ड। थिंग्स सेवरेबल फ्रॉम अर्थ, अभी हमने आपको बताया था, वो चीज जो अर्थ से निकल सकती है और पार्टीज उसमें अग्री हुई हैं कि बेचने से पहले इसको निकाल के बेचा जाएगा, तो उसको भी गुड्स माना जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद under this description standing trees may be sold as goods if they are to be removed within a reasonable time. दान सिंह वर्सेस जानकी सरन 1948। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बेयर एक्ट के अंदर, और वहां से एक एक सेक्शन को इस एक्ट के हम लोग कवर करते हैं। देखिए,
द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का ऑब्जेक्ट क्या है ये बताया गया है, एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड। यानी ये जो एक्ट है यानी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है कि ये डिफाइन करता है और अमेंड करता है। किस चीज को डिफाइन और अमेंड कर रहा है, उन लॉ को जो रिलेटेड है सेल ऑफ गुड्स से। ठीक है, तो कह रहा है कि वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट, तो इस वजह से जहां पे ये चीज जरूरी थी कि डिफाइन किया जाए और अमेंड किया जाए, डिफाइन किया जाए और अमेंड किया जाए कौन से लॉ को, जो लॉ रिलेटेड है सेल ऑफ गुड्स से, इसलिए इसको यहां पे पास किया जा रहा है, इनैक्ट किया जा रहा है। ये इसके ऑब्जेक्ट का मतलब है। अब आइए चलते हैं, इसका सबसे पहला चैप्टर फर्स्ट शुरू हो रहा है। चैप्टर फर्स्ट जो है इसका ये प्रिलिमिनरी सेक्शन है, यानी प्रिलिमिनरी चैप्टर है। अब ये प्रिलिमिनरी चैप्टर जो है इसके अंदर सबसे पहले सेक्शन 1 आता है। सेक्शन 1 खाली हमें बताता है कि जैसे इस एक्ट का नाम क्या होगा, इसके साथ साथ ये कहां पे लागू होगा, तो इसका नाम होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। उसके साथ साथ इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पे अप्लाई होगा। कब से लागू हुआ है, 1 जुलाई 1930 से। ठीक है, सेक्शन 1 हो गया। अब शुरू हुआ हमारा सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्या है, इसका डेफिनेशंस है। अब सेक्शन 2 के अंदर जो डेफिनेशंस है, इसके अंदर सबसे पहली डेफिनेशन आती है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के अंदर, बायर। बायर का मतलब होता है, बायर मींस अ पर्सन हु बायस और एग्रीज टू बाय गुड्स। बायर का मतलब वो इंसान जो कोई चीज खरीदता है, जैसे आप फॉर एग्जांपल मेरे इस पेन को खरीदते हो, आप बायर हो, या आप अग्री होते हो कि आप इसको खरीदोगे, तो उसको यहाँ पे बायर कहा गया है। आगे चल के सेलर के लिए भी यही बात बोली गई, जिसको हम लोग आगे चल के कवर करेंगे। फिर इसके बाद आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब क्या होता है, डिलीवरी मीन्स वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, जहां पे कोई वॉलेंटरी प्रॉपर्टी के पोजीशन को ट्रांसफर करता है वन पर्सन टू अनदर। तो जहां पे किसी प्रॉपर्टी का वॉलेंटरी ट्रांसफर होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास, उसी को डिलीवरी कहा जाता है। जैसे कि आपने ब्लिंकिट या अमेजन से कोई सामान मंगाया, कोरियर वाला आया, उसने आपको हैंड ओवर कर दिया। आपने ये पेन हमसे खरीदा, हमने ये पेन आपको हैंड ओवर कर दिया, ये क्या हो गया, डिलीवरी हो गई। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में। अब आया सेक्शन 2 सबसेक्शन 3। ये क्या कह रहा है, गुड्स आर सेट टू बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट। कब ये कहा जाएगा कि कोई गुड्स, कोई सामान डिलीवरेबल स्टेट के अंदर है, तो क्या कह रहा है, व्हेन दे आर इन सच स्टेट दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ देम। ये कहा गया है कि उस जगह पे ये कहा जाएगा कि गुड्स जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में है, जिस जगह पे बायर बाउंड होगा उसकी डिलीवरी लेने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर के लिए लेने जाते हो जो फ्लोर मैटिंग होती है, फ्लोर मैटिंग हम लोग बिछाते हैं अक्सर ऑफिस वगैरह में कि फ्लोर जो है अच्छा दिखाई दे। तो मान लीजिए आप फ्लोर मैटिंग लेने जाते हो, तो जब दुकान पे आप फ्लोर मैटिंग लेने जाते हो तो आपने देखा होगा कि वो बहुत बड़ा सा लॉट रखे रहता है जिसमें से फ्लोर मैटिंग काटता है। तो आपका कमरा मान लीजिए 10 बाई 12 है, तो 10 बाई 12 के लिए वो फ्लोर मैटिंग काटेगा। अब उसने काटा, मोड़ा, पैक करके आपके लिए रख दिया, ये क्या हो गया, वो गुड्स जो है डिलीवरेबल स्टेट में हो गया। अब आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी क्योंकि उसने लॉट से काट दिया। अगर उसने लॉट से नहीं काटा होता, आपने खाली बोला होता हम ये लेंगे, तो गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में नहीं माना जाएगा। समझ में आ गया, उसी को यहां पे कहा गया है डिलीवरेबल स्टेट में। उसके बाद आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 4। ये क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। कह रहा है कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, जैसे कि बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं, तो उन सामान के कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि रेलवे के जरिए कोई सामान आपको भेज रहे हैं, तो आपके पास कोई कागज होगा ना, आपको रेलवे वाले कैसे सामान रिसीव करोगे। आप नाव से कोई सामान भेज रहे हैं तो सामान कैसे रिसीव करोगे, कोई डॉक्यूमेंट होगा ना। तो कोई कागज या जो डॉक्यूमेंट होता है जिससे हम मान लीजिए कि डिलीवरी ले सकते हैं अपने सामान की, कोई सामान की डिलीवरी ले सकते हैं या किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, उन्हीं डॉक्यूमेंट के बारे में बात किया गया। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं जो टाइटल टू गुड्स होते हैं। तो बोला गया कि इन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग कहां पे इस्तेमाल होते हैं, जहां पे गुड्स भेजे जाते हैं शिप से, नाव से, जहां पे शिप नाव से भेजे जा रहा है। तो अगर हम आपको कोई चीज भेजेंगे तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होगा ना, वो आपको कैसे देंगे सामान, बिल ऑफ लेडिंग। उसी तरीके से डॉक वारंट, गुड्स स्टोर्ड एट डॉक्स। अब जैसे आपने देखा होगा कि जहां पे शिप से सामान भेजे जाते हैं, एक तो हो गया आपने शिप से डिलीवरी ले ली, शिप वालों ने आपको कागज दिखाया, आपने ले लिया। उसी तरीके से कई बार सामान आ जाते हैं तो वो पोर्ट पे रखे रहते हैं, पोर्ट के स्टोर हाउस में रखे रहते हैं। तो जब पोर्ट के स्टोर हाउस में रखे रहते हैं उन्हीं को बोला गया डॉक वारंट। तो गुड जो है स्टोर होते हैं डॉक्स पोर्ट एरिया में, तो वहां पे जो डॉक वारंट होता है उनके जरिए आप सामान रिसीव कर सकते हो। उसी तरीके से वेयर हाउस कीपर्स होते हैं, उनका एक सर्टिफिकेट होता है, वार फिंगर सर्टिफिकेट होता है। जैसे रेलवे से अगर हमने भेजा है तो रेलवे की रिसिप्ट होती है। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट, कई बार ऐसा होता है कि
सामान कई मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट होके जाता है कि पहले हमने आपको दुबई से कोई सामान भेजा, वो नाव से गया मुंबई, फिर मुंबई से किसी जगह ट्रक से गया, फिर उसके बाद कहीं से वो कहीं तक ट्रेन से गया, तो कई इसके अंदर मल्टी ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उनका डॉक्यूमेंट भी इसके अंदर आ जाएगा। और ऑर्डर फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट, या कोई और डॉक्यूमेंट हो, इनके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट हो यूज्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जा रहा हो, एज प्रूफ ऑफ द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स, जो क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जब आप दिखाओगे तो इससे क्या साबित हो जाएगा कि ये आपका है, आपका इस पे कब्जा है या आपका इस गुड्स पे कंट्रोल है। और ऑथोराइजिंग और परपोर्टिंग टू ऑथोराइज ईदर बाय द एंडोर्समेंट और बाय डिलीवरी द पोजेसर ऑफ द डॉक्यूमेंट टू ट्रांसफर, यानी इस डॉक्यूमेंट से आप क्या फायदा होता है आपको, आप जो है उस सामान को बेच सकते हो। मान लीजिए कि हमारा सामान है कोई, वो डॉक्स यानी जो स्टोर हाउस है डॉक का, वहां पे रखा हुआ है, सामान हमने आपको हैंड ओवर नहीं किया, बड़ा सा कंटेनर रखा हुआ है, हमने आपको कागज भेज दिया, ये लीजिए, आपने कहा 50,000 दे रहे हैं, हमने कहा ले कागज, अब जो कागज लेके जाएगा वो लोग उसको दे देंगे सामान। तो इससे क्या आप कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, या वहां से जाके जो सामान होगा उसको रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, इसको इसने डिफाइन किया। आगे बढ़ते हैं, आगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में डिफाइन किया गया फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब कोई भी रॉन्गफुल एक्ट या डिफॉल्ट, इसी को फॉल्ट कहा गया। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में क्या बोला गया, फ्यूचर गुड्स। अब इससे पहले अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, गुड्स वो जो डिलीवरेबल स्टेट में हो, डिलीवरेबल स्टेट में बिल्कुल रेडी है, कट गए हैं, तैयार हो गए हैं, समझ में आ गया, उनको डिलीवरेबल स्टेट में माना जाएगा। अगर नहीं कटे होते, जो अभी हम लोगों ने फ्लोर मैटिंग वाला पढ़ा था, तो वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं होते। फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स का मतलब कि ऐसा सामान जो फ्यूचर में मैन्युफैक्चर करके प्रोड्यूस किया जाएगा, मीन्स वो गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, जिसको मैन्युफैक्चर्ड किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा और एक्वायर्ड किया जाएगा सेलर के द्वारा आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो वो फ्यूचर गुड्स है, फ्यूचर में आएंगे, फ्यूचर में प्रोड्यूस होगा, मैन्युफैक्चर होगा। समझ में आ गया। उसके बाद सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 गुड्स, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं अभी कि गुड्स का क्या मतलब होता है। तो इसके अंदर बताया गया है कि गुड्स का मतलब हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, और इसके अंदर includes stock, shares and growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 अ पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट, किस इंसान को कहा जाएगा इंसॉल्वेंट हो गया, उस इंसान को इंसॉल्वेंट कहा जाएगा जो इंसान अपनी उधारी नहीं पे कर सकता है। हु हैज सीज्ड टू पे हिज डेट्स, जो अपनी डेट्स नहीं पे कर पाएगा इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और कैन नॉट पे हिज डेट, या जो पे नहीं कर सकता है एज दे बिकम ड्यू वेदर ही हैज कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट, इससे मैटर नहीं करता उसने इंसॉल्वेंसी की कोई एक्ट करी है या नहीं करी है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट जैसे कोई कमीशन एजेंट होते हैं जो काम करते हैं, तो कहा गया कि मर्केंटाइल एजेंट में वो लोग आ जाएंगे हैविंग इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज सच एजेंट अथॉरिटी ईदर टू सेल गुड्स और टू कंसाइन गुड्स, जिनके पास ये अथॉरिटी होती है आमतौर पे गुड्स को बेचने की या कंसाइन करने की फॉर द पर्पसेस ऑफ सेल और टू बाय गुड्स और टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है प्राइस क्या होता है। तो प्राइस मतलब द मनी कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स, कोई मनी का कंसिडरेशन गुड्स बेचने के लिए। 211 प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मींस द जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स, वो प्रॉपर्टी जो जनरल प्रॉपर्टी है इन गुड्स। जनरल प्रॉपर्टी मतलब जनरल प्रॉपर्टी जैसे कि हमारी ओनरशिप है, जनरल प्रॉपर्टी है, एंड नॉट मेरी स्पेशल प्रॉपर्टी, ना कि मेरा कोई इसमें सिर्फ स्पेशल राइट है, स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं बल्कि जनरल प्रॉपर्टी है। क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड्स देयर स्टेट और कंडीशन। क्वालिटी ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, क्वालिटी ऑफ गुड्स के अंदर उसकी स्टेट और कंडीशन भी आ जाएगी। कोई फ्रेश एप्पल होंगे, फ्रेश एप्पल होंगे तो वो उसके क्वालिटी ऑफ गुड्स है जिसमें स्टेट और कंडीशन पता चल रही है। कोई सड़ गया होगा एप्पल तो वहां पे उसकी क्वालिटी ऑफ गुड्स जो है स्टेट और कंडीशन पता चल रही है, तो क्वालिटी ऑफ गुड्स में उसकी स्टेट और कंडीशन दोनों आ जाएगी। सेलर मींस अ पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल्स, अभी जैसे बायर के लिए हम लोगों ने पढ़ा था द वन हु बायज और अग्रीज टू बाय, सेलर के लिए भी देखिए कहा गया है सेलर मींस अ पर्सन हु सेल्स, जो बेच रहा हो या जो अग्री किया हो बेचने के लिए। उसके बाद सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में आया है स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स मींस गुड्स आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड एंड बोला गया है स्पेसिफिक गुड्स का मतलब गुड्स आइडेंटिफाइड। स्पेसिफिक गुड्स का मतलब होता है आइडेंटिफाइड गुड्स। आइडेंटिफाइड गुड्स मतलब हम आपकी दुकान में आए, हमने आपकी दुकान में फर्नीचर देखा, फर्नीचर देखने के बाद हमने एक फर्नीचर देखा वो हमें बहुत अच्छा लगा, यानी एक सोफा हमने देखा वो बहुत अच्छा लगा, हमने कहा ये ब्लैक वाला सोफा, ये ब्लैक वाला सोफा जो
जो जिसकी डिज़ाइन ऐसे बनी हुई है और बड़ा सा है, तकरीबन मेरे ख्याल से इसकी लंबाई जो है 3.5 फीट की है। तो ये वाला सोफ़ा, ये ब्लैक सोफ़ा, ये क्या हो गया, आइडेंटिफाइड, पहचान लिया गया। एंड एग्रीड अपॉन द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और बेचने के टाइम पे हम और आप अग्री करके हाँ यही वाला हमें खरीदना है, इसको कहा गया है इसके अंदर स्पेसिफिक गुड्स। ठीक है, अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने बताया था कि अगर कोई चीज सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कोई टर्म यूज हुआ है पर डिफाइन नहीं है, लेकिन डिफाइन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मीनिंग होगी उसको फॉलो किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो वर्ड कंसिडरेशन है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर नहीं डिफाइन किया गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है, तो वो मीनिंग को हम लोग इसमें असाइन करेंगे, वही मीनिंग मानेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट में है। ये हो गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 15। अब इसके बाद आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट ऑफ 9 1872। अब ये बता रहा है कि जो अनरिपील्ड प्रोविजन है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, यानी कि जो पार्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जिसको ये रिपील नहीं कर रहा है, सेव इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट, ये कह रहा है कि जो अनरिपील्ड प्रोविजन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स। ये कह रहा है, इसमें तो बताया कि कोई चीज जो डिफाइन की गई है, कोई चीज डिफाइन की गई है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और सेल ऑफ गुड्स में नहीं की गई है, और अगर वो यूज हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग फॉलो करी जाएगी। इसके अंदर मान लीजिए कि कोई रूल है, कोई ऐसा रूल है जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर नहीं बताया गया और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बताया गया, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रूल्स फॉलो किए जाएंगे। जैसे प्रपोजल कब कंप्लीट होता है, रिवोकेशन प्रपोजल का कब कंप्लीट होगा, कॉन्ट्रैक्ट वाले फॉलो किए जाएंगे। लेकिन अगर कह रहा है कि कोई ऐसा रूल है कॉन्ट्रैक्ट में जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी दे दिया गया है, तो वहां पे किसके रूल्स फॉलो किए जाएंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के। तो अगर कोई रूल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेल ऑफ गुड्स एक्ट से इनकंसिस्टेंट नहीं है और वो रिपील नहीं है, तो उसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यही चीज बोल रहा है, सेव इन सो फॉर एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल कंटिन्यू टू अप्लाई कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स। तो द अनरिपील्ड प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेव इन सो फार, उस जगह पे एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल कंटिन्यू टू अप्लाई। ठीक है, यहां पे हम लोगों का जो प्रिलिमिनरी चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद सेकंड चैप्टर आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसके बाद आता है इसका चैप्टर सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये चैप्टर सेकंड में सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 डील करता है सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। अब यहां पे हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है सेल और अग्रीमेंट टू सेल में। आइए इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जब भी ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो ध्यान रखिएगा इसके दो मतलब हो सकते हैं। ये एक वाइड एक्सप्रेशन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसके दो में से कोई एक मतलब हो सकता है, या तो इसका कहने का मतलब होगा सेल और या तो मतलब होगा अग्रीमेंट टू सेल। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर दोनों चीजें आ सकती हैं, या तो ये अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहीं पे लिखा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, या तो इसका कहने का मतलब हुआ सेल और या तो अग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, तो दोनों चीजें आ सकती हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या होता है। देखिए अगर कोई सेल होती है तो सेल के अंदर ओनरशिप जो है इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है। जैसे हमने आपसे कहा कि ये पेन खरीदोगे 100 रुपए का, आपने कहा हाँ खरीदेंगे, हमने कहा लो, आपने हमें पैसा दे दिया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। अग्रीमेंट टू सेल क्या है कि अग्रीमेंट किया जा रहा है कि कोई चीज हम आपको बेचेंगे। यहां पे सेल ट्रांसफर हो रही है इमीडिएटली, यहां पे ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, यहां पे ओनरशिप जो है फ्यूचर में ट्रांसफर होगी। तो अगर यहां पे ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होगी तो इसका मतलब है कि यहां पे रिस्क, प्रॉपर्टी का रिस्क इमीडिएटली ट्रांसफर हो गया। अगर हमने ये पेन आपको बेच दिया और आपसे पैसा ले लिया, अब आपसे ये गिर के टूट गया, रिस्क ट्रांसफर हो चुका है, लॉस आप बेयर करोगे। तो सेल हो गई तो इसके अंदर रिस्क ट्रांसफर हो गया। अग्रीमेंट टू सेल हुआ तो इसके अंदर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। तो अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, कोई चीज किसी प्रॉपर्टी को, ये हमारे आपके बीच में डील हुई है कि इसको आपको बेचेंगे फ्यूचर में, अभी ये टूट जाएगी, तो रिस्क कौन बेयर करेगा, रिस्क हम बेयर करेंगे। ये फर्क है सेल और अग्रीमेंट टू सेल। ओनरशिप तुरंत की तुरंत ट्रांसफर हो रही है, ओनरशिप बाद में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, उसके साथ साथ और हम लोग देखते हैं क्या चेंजेस हैं। अगर मान लीजिए कि सेल हो गई है,
अगर सेल हो गई, हमने आपको कोई चीज बेच दिया, अब आप पैसा नहीं दे रहे हो, सेल हो चुकी है, तो इसके अंदर हम सूट फाइल कर सकते हैं प्राइस का। जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा, उसका पैसा नहीं दे रहे हो, तो वो दुकानदार आपसे सूट फाइल करके आपसे पैसा वसूल सकता है, पैसे के लिए सूट फाइल करेगा। लेकिन अगर अग्रीमेंट टू सेल था, अगर अग्रीमेंट टू सेल था और आपके हाथ में प्रॉपर्टी आ गई, तो वो जो सेलर होगा वो आपसे प्रॉपर्टी भी रिकवर कर सकता है, डैमेजेस भी वसूल सकता है आपसे। समझ में आ गया? अगर उसका कुछ नुकसान हो गया। ये जो सेल होता है ये किस प्रॉपर्टी को लेके होता है? एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टी अभी एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मैन्युफैक्चरर उसको प्रोड्यूस करेगा, फिर वो वजूद में आएगी, फिर बेची जाएगी, तो वो फ्यूचर प्रॉपर्टी की हो गई, तो वो क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट टू सेल हो जाएगा। तो आई होप कि आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आइए अब सेक्शन 4 में चलते हैं वापस। देखिए सेक्शन 4 क्या कह रहा है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो होगा सेल ऑफ गुड्स का, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे सेलर जो है ट्रांसफर करता है, क्या कह रहा है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है गुड्स का, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर सेलर ट्रांसफर करता है, हमने आपको अपना पेन ट्रांसफर कर दिया, या अग्री करता है ट्रांसफर करने के लिए property in goods to the buyer for a price. There may be a contract of sale between one part owner and the another. अगर कोई प्रॉपर्टी के जॉइंट ओनर है तो उसमें से एक जॉइंट ओनर दूसरे के साथ भी ये कर सकता है। A contract of sale may be absolute or conditional. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ये एब्सोल्यूट भी हो सकती है, हमने कहा ये पेन लो, पैसा लाओ, कोई शर्त नहीं है। उसमें कंडीशन भी लगी हो सकती है कि आपको ये शर्त पूरी करनी होगी, पूरा पेमेंट मिलेगा तब देंगे, कंडीशनल भी हो सकती है। वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेल। तो अगर कोई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, याद रखिएगा इस एक्सप्रेशन को, प्रॉपर्टी इन द गुड्स, जब भी एक्सप्रेशन इस्तेमाल होगा प्रॉपर्टी इन द गुड्स, तो इसका मतलब क्या है? ओनरशिप की बात हो रही है। तो अगर ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, तो ये क्या हो गया? सेल। बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम, तो ये क्या हो गया? और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन टू बी फुलफिल्ड, द कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? अग्रीमेंट टू सेल। समझ में आ गया आप लोगों को? अभी हम लोगों ने देखा था। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ एन अग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल when the time elapses or the conditions are fulfilled subject to which the property in the good is to be transferred। बोला गया an agreement to sell becomes a sale, जो agreement to sell है कि फ्यूचर में बेचेंगे, वो सेल बन सकती है कब? when the time elapses, अगर कोई टाइम दिया गया होगा वो टाइम हो जाता है, और जो कंडीशंस दी गई है फुलफिल होने के लिए, और द कंडीशंस आर फुलफिल्ड, जो कंडीशंस दी गई वो फुलफिल हो जाती है, सब्जेक्ट टू विच द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू बी ट्रांसफर्ड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है फॉर्मेलिटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आइए अब हम लोग चलते हैं, हमारा एक कलरफुल बेयर एक्ट है, कलरफुल नोट्स है, उसके अंदर चलते हैं, तो उसमें से काफी और अच्छे से क्लैरिटी आएगी, पढ़ने में देखने में काफी अच्छा लगेगा। अब आ गया सेक्शन 5। सेक्शन 5 हमें बताता है, सेक्शन 5 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या प्रोवाइड करता है? फॉर्मेलिटीज, वो कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज है विच शुड बी ऑब्जर्व, जिसको करना चाहिए फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए। तो क्या बोला गया है? A contract of sale is made by an offer to buy or sell goods for a price and acceptance of such offer। बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसी तरीके से होता है, जैसे एक पार्टी ने ऑफर दिया, जैसे हमने आपसे बोला कि आप मेरा पेन खरीदोगे, आपने हाँ हम खरीदेंगे, तो इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है कंप्लीट होता है। या आप भी कह सकते हो सर हम आपका पेन खरीदेंगे, 100 रुपए का बेचेंगे, हमने कहा बेचेंगे, तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट होता है। अब बोला गया है कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर द इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स और इमीडिएट पेमेंट फॉर प्राइस और बोथ टू द डिलीवरी ऑफ द पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स और दैट द पेमेंट और बोथ शैल बी पोस्टपोन। अब इसके अंदर बताया गया है कि सेल के लिए जब कोई चीज बेची जा रही है उसके लिए मैटर नहीं करता कि डिलीवरी अभी हुई है या नहीं हुई है। जैसे आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपने सामान खरीद लिया और सामान जो है दुकानदार के पास ही पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, आप डिलीवरी नहीं ले रहे हो, खरीद लिया है उसी की दुकान पे पड़ा है, आपने फर्नीचर ले लिया, आपने कहा अभी हम शिफ्ट हो जाए नए घर में तो आपसे फर्नीचर ले लेंगे, तो ये मैटर नहीं करता सेल ऑफ गुड्स के लिए कि डिलीवरी हुई है कि नहीं, और ये भी मैटर नहीं करता है कि पेमेंट अभी हुई है कि नहीं। कई बार हम लोग सामान खरीद लेते हैं, पेमेंट बाद में करते हैं, उधारी सामान चलती है, या हो सकता है आप इंस्टॉलमेंट में कई बार पेमेंट करते हैं। तो ये कह रहा है कि मैटर नहीं करता, जस्ट बिकॉज की पेमेंट नहीं हुई तो ये नहीं कह सकते हो कि सेल नहीं हुई है, जस्ट बिकॉज की डिलीवरी नहीं हुई है तो ये नहीं कह सकते हो कि सेल नहीं हुई है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड इन राइटिंग और बाय वर्ड और माउथ और कंडक्ट। अब ये कह रहा है कि ये भी मैटर नहीं करता, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आप बोल के बोलो, जैसे आपने कहा सर आपका पेन खरीदेंगे बेचेंगे, हमने कहा खरीदेंगे हाँ बेचेंगे, ये ऐसे भी हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, लिख के भी हो सकती है किसी कागज में, और कंडक्ट के जरिए भी हो सकती है। जैसे कई बार
आपने देखा होगा कि कुछ लोग दुकानदार जो होते हैं अपने कस्टमर्स को पहचानते हैं। कस्टमर्स गए, कोई सामान उठाया, लिख लेना, खाते में लिख लेना, लेके चले गए। कंडक्ट भी हो सकती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 5 ऑफ दिस फैक्ट फॉलोइंग आर द फॉर्मेलिटीज। क्या क्या? प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है द गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी ईदर एग्जिस्टिंग गुड्स ओन और पोजेस्ड बाय द सेलर और फ्यूचर गुड्स। देर में भी अब इसमें यह बताया गया है कि जब सेलर जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो उन सामान को लेके भी कर सकता है जो एग्जिस्टिंग गुड्स होंगे। याद रखिएगा, एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए सेल हो जाती है, या उन सामान को लेके भी हो सकती है जो सामान वो फ्यूचर में एक्वायर करेगा। तो आगे इसमें बताया गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है जिसके अंदर कोई गुड्स हैं जो फ्यूचर गुड्स हैं, अभी एग्जिस्टिंग नहीं है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अग्रीमेंट टू सेल के अंदर। समझ आ गई अब आप लोगों को? हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि फ्यूचर गुड्स किस गुड्स को कहा जाता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में। फ्यूचर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस या एक्वायर्ड किया जाएगा फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब इसके बाद आता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 जो है वो बताता है एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स। अब देखिए ये क्या कह रहा है? द गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल, यानी जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल जो गुड्स हैं वो गुड्स जो है एग्जिस्टिंग भी हो सकते हैं, मौजूद भी हो सकते हैं, और फ्यूचर गुड्स भी होते हैं, फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं। अब याद करिए हमारा जो कॉन्सेप्ट था, अगर एग्जिस्टिंग गुड्स होंगे तभी सेल होगी, अगर फ्यूचर गुड्स हुए तो एग्रीमेंट टू सेल हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि सब्जेक्ट मैटर जो है गुड्स का वो एग्जिस्टिंग गुड्स भी हो सकता है और फ्यूचर गुड्स भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है प्रेजेंट में फ्यूचर गुड्स को लेके, फ्यूचर गुड्स को लेके, तो वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स। समझ में आया? ना कि वो सेल हो जाएगा बल्कि एग्रीमेंट टू सेल हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है सेक्शन 7 गुड्स पेरिशिंग बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट जो आप कर रहे थे सामान को खरीदने के लिए, उससे पहले ही सामान जो है तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, तो उस जगह पे क्या होगा? एकदम सरल से शब्दों में, अगर मान लीजिए कि हम आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी सामान को खरीदने के लिए, मान लीजिए कि आपकी दुकान है फर्नीचर की, हम आपसे सोफा खरीद रहे हैं, अब सोफा आपके गोदाम में रखा हुआ है, हमने आपके साथ खरीदने की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर लिया, बाद में पता चला कि वहां पे गोदाम में आग लग गई थी, सोफा तबाह बर्बाद हो गया, तो यहां पे ये सेक्शन कहता है कि उस जगह पे ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वॉइड हो जाएगा। यही चीज अगर आप पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी बताया गया है कि अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाता है, पार्टीज को नहीं पता है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, जिस चीज को लेके वो डील कर रहे हैं उन्हें नहीं पता कि वो ऑलरेडी तबाह हो चुकी है, तो वहां पे जो अग्रीमेंट होगा वो वॉइड हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट उस जगह पे वॉइड हो जाता है। तो ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सेल के लिए, किसका? स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स आपको पता होगा वो गुड्स जो गुड्स आइडेंटिफाइड हो चुका है, किसी स्पेसिफिक गुड्स को लेके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा कब? इफ गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर, सेलर को नॉलेज नहीं थी, हैव एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड, जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो पेरिश्ड हो गया, तबाह हो गया, आग लग गई, और सो डैमेज दैट इट नो लॉन्गर आंसर टू द डिस्क्रिप्शन इन द कॉन्ट्रैक्ट, या तो इतना डैमेज हो गया है कि कोई उसको खरीदेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए सोफा है आपका, एक तो हो गया आग से तबाह हो जाना, आग से डैमेज ना हुआ हो बल्कि उसमें दीमक लग गई हो, तो क्या हम खरीदेंगे? हम नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो ये है सेक्शन 7। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद सेक्शन 8 आता है। अब सेक्शन 8 कह रहा है गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, यानी गुड्स जो है तबाह हो रहे हैं सेल होने से पहले। वहां पे क्या हो रहा था सेक्शन 7 में? जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रही थी, पार्टीज को नहीं पता था कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन यहां पे गुड्स पेरिश हो रहे हैं सेल से पहले, सेल से पहले गुड्स जो है डिस्ट्रॉय हो रहे हैं बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल हो गया। एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा था कि एग्रीमेंट टू सेल किसी प्रॉपर्टी को लेके होता है, जैसे कोई फ्यूचर गुड्स है उनको लेके एग्रीमेंट टू सेल होता है कि फ्यूचर में ये प्रॉपर्टी जो है तुमको बेचेंगे, फ्यूचर में उसको बेची जाएगी, तो यानी फ्यूचर में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, सेल में इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। तो क्या मतलब हुआ कि गुड्स तबाह हो रहे हैं ओनरशिप के ट्रांसफर होने से पहले, लेकिन आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के बाद। तो बोला गया है अगर वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स, अगर स्पेसिफिक गुड्स को लेके कोई एग्रीमेंट हुआ है एंड सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर और बायर पेरिश, अगर दोनों की बिना गलती से गुड्स जो है तबाह हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, तो उस जगह पे ये जो एग्रीमेंट होगा, उस जगह पे ये जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा,
ठीक है, बस इतनी सी बात इसके अंदर बताई गई। तो अब मान लीजिए कि कोई एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, अब गुड्स जो है वो पेरिश हो गए। अब मान लीजिए कि वहां पे जो सेलर है आपको फोर्स नहीं कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सूट से कि अब आप उस सामान को खरीदो ही खरीदो। क्या कह रहा है सेक्शन, ये अग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा, तो यानी अब ये कोर्ट से एनफोर्सेबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोगों का सेक्शन 9 आता है। अब आता है हम लोगों का सेक्शन 9 सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। सेक्शन 9 जो है डील करता है असरटेनमेंट ऑफ प्राइस, यानी कोई सामान अगर हमने आपको बेचा तो उसका प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। तो याद रखिएगा, प्राइस का डिटरमिनेशन जो होता है सेल के लिए जरूरी होता है। अगर प्राइस को डिटरमाइन नहीं किया गया, भले ही आप हमें पेमेंट बाद में करो, अगर हम कोई चीज आपको बेच रहे हैं बाद में पेमेंट आप करोगे सेल हो जाएगी, लेकिन प्राइस का डिटरमिनेशन डिसाइड करना जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपने डिसाइड नहीं करा और हमने आपको कोई चीज दे दी तो वो गिफ्ट हो जाएगी, या हमने आपको कोई चीज दी बदले में आपने हमें कोई चीज दे दी तो वो तो एक्सचेंज हो जाएगा। तो प्राइस जो है डिटरमाइन करना जरूरी होता है। तो अब प्राइस जो है कैसे डिसाइड किया जाएगा, कैसे असरटेनमेंट होगा उसका, तो इसके अंदर 3 तरीके बताए गए हैं मेन कि कैसे कैसे प्राइस डिसाइड होगा। इसमें बोला गया है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है तो उसके अंदर पार्टीज जो है प्राइस डिसाइड कर सकती है। अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिसाइड कर दिया, हमने आपको कोई चीज बेची उसका प्राइस बता दिया 50,000 रुपए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या बोला गया है मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन मैनर देयर बाय एग्रीड, या तो हम और आप अग्री कर जाएं कि इसके अंदर प्राइस कैसे डिसाइड किया जाएगा। मान लीजिए मेरी कोई बहुत एंटिक पेन है, हमने आपसे कहा कि हम इसको एक्सपर्ट को दिखाएंगे, एक्सपर्ट जो प्राइस बताएगा उसके ऊपर हम आपको बेचेंगे। आपने कहा ठीक है, या तो हो सकता है उस तरीके से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, या तो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे प्राइस डिसाइड कर लिया, या कोई और मैनर में जिस पे हम लोग अग्री कर गए। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा, या डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, या मान लीजिए कि अगर हमारे आपके बीच में कोई कोर्स ऑफ डीलिंग चल रही है, जैसे मान लीजिए कि आप अक्सर हमारे पास ऑर्डर भेजते हो, कोई शर्ट का काम है मेरे पास कि सर 500 शर्ट भेज दीजिए, सर 300 शर्ट भेज दीजिए, और आमतौर पे जो शर्ट हम आपको भेजते हैं उनकी कीमत 300 रुपए पर शर्ट होती है या 150 रुपए पर शर्ट होती है। तो जो हमारे एक आमतौर पे कोर्स ऑफ डीलिंग होगी पार्टीज के बीच में, उसके बेसिस पे डिसाइड हो जाएगा प्राइस। ठीक है, कि जो आमतौर पे डील करते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि फोन करा आपको पास भेज दी, सर 500 शर्ट भेज दीजिए, सर 50 शर्ट भेज दीजिए, नॉर्मल कोर्स ऑफ डीलिंग्स, बाद में पेमेंट की जाती है उसके अंदर। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ डीलिंग्स में उन शर्ट्स के क्या प्राइस होते हैं तो उस बेसिस पे डिसाइड हो जाएंगे। तो 3 तरीका क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया, या अग्री करें कि किसी और मोड से, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन लेके, या तीसरा जो है कोर्स ऑफ डीलिंग्स के अंदर जिस तरह से चलता है। उसके अलावा इसके बाद सबसेक्शन 2 में बताया कि अगर मान लीजिए कि प्राइस डिटरमाइन नहीं हुआ इन अकॉर्डेंस विद द फोरगोइंग प्रोविजन, कह रहा है कि अगर मान लीजिए जो इसमें तरीके दिए गए हैं उन तरीके से भी प्राइस अगर डिसाइड नहीं हो पाया है, तब क्या किया जाएगा। तो उस जगह पे बोला गया है कि कोई भी सामान होगा उसका जो होगा रीजनेबल प्राइस जो है वसूला जाएगा, उस चीज का रीजनेबल प्राइस। फॉर एग्जांपल आपने हमसे कहा कि सर जो है हमारा मान लीजिए कि एप्पल का फ्रूट्स का काम है, आपने कहा कि सर 50 किलो कश्मीरी एप्पल दे दीजिए, हमने आपको 50 किलो कश्मीरी एप्पल भेज दीजिए। अब मान लीजिए कोई प्राइस डिसाइड नहीं हुआ, जैसे कभी कदार होता नहीं है कि बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं, हम आपके पास गए, हमने कहा पेन बहुत अच्छा रहा, रख ले, चलिए हम बाद में पेमेंट करेंगे। अब प्राइस नहीं डिसाइड करा दोनों लोगों ने कि कितना प्राइस है, तो उस तरह की सिचुएशन में जहां पे प्राइस नहीं डिसाइड किया गया है और मान लीजिए कि केस में सवाल उठ गया, अब आपने हमारे अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया पैसा वसूलने के लिए, तो वहां पे हमसे रीजनेबल प्राइस लिया जाएगा। तो हमने आपको 50 किलो कश्मीरी एप्पल भेज दिए, तो वहां पे आप जो है वहां पे कोर्ट ये देखेगा कि उन कश्मीरी एप्पल का रीजनेबल प्राइस क्या है। उसके लिए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स मैटर करता है, यानी सर्कमस्टांसेस, क्वालिटी, क्वांटिटी। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइस को एसरटेन किया जाएगा। हेलो, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद सेक्शन 10 आता है। देखिए अब ये सेक्शन कह रहा है अग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। मान लीजिए हमारे और आपके बीच में कोई अग्रीमेंट टू सेल होता है जिसके अंदर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि इसका प्राइस जो है कोई थर्ड पर्सन डिसाइड करेगा, लेकिन वो थर्ड पर्सन अगर डिसाइड नहीं करता है तो यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड हो जाएगा। उसके साथ साथ बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि उसमें गुड्स जो है डिलीवर हो गए थे बायर के पास, यानी इस तरह की सिचुएशन में प्राइस डिसाइड नहीं हो पाए और गुड्स जो है डिलीवर हो गए बायर के पास और बायर ने उसका कुछ इस्तेमाल भी कर लिया, अगर वो इस्तेमाल कर लेता है तो उस जगह पे वो उसका रीजनेबल प्राइस पे करेगा। और मान लीजिए कि अगर जो प्राइस इसके अंदर डिसाइड करना था जिस पर्सन को, वो किसी वजह से जो थर्ड पर्सन था वो बायर या मान लीजिए कि सेलर की गलती की वजह से किसी वजह से प्राइस डिसाइड नहीं कर पाया, जो पार्टी की गलती नहीं थी वो इसके अंदर सूट फाइल कर सकती है और डैमेजेस वसूल सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद सेक्शन 11 आता है। देखिए सेक्शन 11 जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का कहता है इन अ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सेल व्हेन इट कम्स टू द टाइम ऑफ पेमेंट। सेक्शन 11 कहता है सेल ऑफ गुड्स का कि जब अगर टाइम ऑफ पेमेंट की बात करी जाएगी
तो टाइम ऑफ पेमेंट जो है को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर इसको एसेंस नहीं माना जाएगा, यानी टाइम ऑफ पेमेंट को मेन एसेंशियल पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नहीं माना जाएगा। क्यों? अगर टाइम ऑफ पेमेंट को एसेंशियल पार्ट माना जाएगा तो अगर टाइम ऑफ पेमेंट में देरी हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है। और आपने देखा होगा आमतौर पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, लोग से अक्सर डिले हो जाता है पेमेंट करने पे। तो वही चीज ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि टाइम ऑफ पेमेंट की बात हो रही है तो टाइम ऑफ पेमेंट जो है ये एसेंस नहीं माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अनलेस कि इसको आपने क्लियर तौर पर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे आपके साथ कुछ डील हुई, हमने आपको ये पेन बेचा, आपने कहा कि सर हम आपको 1 जनवरी 2026 में पेमेंट कर देंगे, ठीक है। आपने नहीं करके आपने 4 जनवरी 2026 में करा, तो क्या हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आमतौर पे ये सेक्शन कह रहा है कि जो पेमेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर टाइम ऑफ पेमेंट उसको एसेंस नहीं माना गया है। हाँ, अगर मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोगों ने लिख दिया था कि 1 जनवरी 2026 को अगर नहीं मिला तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, अगर ये लिखा होगा तो फिर इट इज अदरवाइज हो जाएगा। अदरवाइज जनरली अगर ऐसी कोई बात नहीं लिखी है तो इसको एसेंस नहीं माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब ये पेमेंट के अलावा कह रहा है, लेकिन अगर कोई और बात को लेके क्वेश्चन अराइज होता है, कोई और चीज को लेके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये एसेंस है या नहीं कॉन्ट्रैक्ट का, तो कहा गया है इस सेक्शन के अंदर कि वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, अब मान लीजिए कि आपकी शादी थी 1 जनवरी 2026 को, आपने कुछ फ्लावर्स ऑर्डर करे थे, तो अब वहां पे 1 जनवरी 2026 को आपके पास फ्लावर्स पहुंच जाने चाहिए थे सजाने के लिए। अब वहां पे टाइम जो हो गया ये एसेंस हो गया, एसेंशियल हो गया, क्योंकि अगर आपके पास 2 जनवरी को फूल आते हैं तब आप क्या करोगे? अगर उस दिन कोई इंसान फूल लेके नहीं आया तो टाइम क्या हो गया? मटेरियल हो गया। अब आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। इसी चीज को ये सेक्शन कह रहा है कि इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल व्हेन इट कम्स टू टाइम ऑफ पेमेंट द जनरल रूल इज दैट टाइम ऑफ पेमेंट इज नॉट कंसिडर्ड वेरी एसेंशियल। उसके अलावा अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली सेज इट मींस इफ द बायर पेज अ लिटिल लेट द सेलर कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली सेज दैट द टाइम इज पेमेंट इज कंपलसरी। लेकिन उसके अलावा फॉर अदर थिंग्स लाइक टाइम ऑफ डिलीवरी और टाइम टू परफॉर्म सर्विस, वहां पे टाइम जो है एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट का या नहीं, वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है सेक्शन 12। देखिए अब सेक्शन 12 के अंदर जाने से पहले कुछ बेसिक चीजें हम लोग समझ लेते हैं कि देखिए जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसने बोला कि टाइम जो होता है आमतौर पे एसेंस नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट का। तो इसका मतलब हमें यह पता चला कि अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट की एसेंस हो गई, एसेंशियल पार्ट हो गया, और अगर उसका ब्रीच हो गया तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट को हम अवॉइड कर सकते हैं। आइए इसको समझते हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे आपके बीच में अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके टर्म्स और कंडीशंस जो हम लोग लिखते हैं, तो उस टर्म्स एंड कंडीशंस में 2 अहम बातें हो सकती हैं। उसके अंदर या तो कंडीशन हो सकती है और या तो उसके अंदर वारंटी हो सकती है। ठीक है, कंडीशन जो होती है ये कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल पार्ट से जुड़ी होती है, ये एसेंशियल पार्ट से जुड़ी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपके पास गए मोबाइल फोन लेने और आपने हमें कैलकुलेटर दे दिया। मोबाइल फोन का यूज होता है कि हमें कहीं बात करना है, फोन का यूज करना है, व्हाट्सएप चलाना है, आपने तो हमें उठा के कैलकुलेटर दे दिया, तो एसेंशियल पार्ट का ब्रीच हो गया। इसका मतलब है कि कंडीशन का ब्रीच हो गया। वारंटी क्या होता है कि मान लीजिए हम आपके पास बाइक लेने गए, आपने बताया कि ये बाइक है, बिल्कुल सही चलती है, इसका माइलेज इतना अच्छा है, सब कुछ आपने बता दिया। आपने कहा इसका सीट कवर नया है। हम बाइक लेके आ गए, और जब लेके आए तो पता चला कि सीट कवर पुराना था, लेकिन बाइक एकदम अच्छे से चल रही थी, बाइक में कोई और गड़बड़ी नहीं थी। तो ये क्या हो गया? ये ब्रीच ऑफ वारंटी हो गई। तो यहाँ पे जिस चीज का ब्रीच हुआ है ये नॉन एसेंशियल माना जाएगा कि ये नॉन एसेंशियल है। तो अब अगर कंडीशन का ब्रीच हो गया, तो उस जगह पे आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, आपके पास राइट होगा, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, उसके साथ सामान लेने से मना कर सकते हो, वापस दे सकते हो सामान, हम आपको आपका कैलकुलेटर वापस दे देंगे, रिटर्न कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हम डैमेजेस भी आपसे ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पे कंडीशन का ब्रीच हो गया। तो कंडीशन मतलब एसेंशियल पार्ट, कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस। लेकिन अगर वारंटी का ब्रीच हुआ तो वारंटी जो है ये एसेंशियल पार्ट नहीं माना जाता। तो इस जगह पे हम क्या कर सकते हैं? हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। यहां पे हम क्या कर सकते हैं? यहां पे हम सिर्फ डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं, यहां पे हम डैमेजेस ले सकते हैं।
ठीक है, यही चीज सेक्शन 12 हम लोगों को बता रहा है। अब सेक्शन 12 ये कह रहा है कि अब पता कैसे चलेगा कि ये कंडीशन है या वारंटी है, क्योंकि दोनों में अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो सेक्शन 12 कहता है ये डिपेंड करता है, सर्कमस्टांसेस को देखने के बाद ये पता चलेगा। और ये भी चीज कह रहा है सेक्शन 12 की जस्ट बिकॉज कि आपने कंडीशन को वारंटी लिख दिया है तो उससे वो वारंटी नहीं बन जाएगी। समझ में आ गया आप लोगों को? तो यही चीज सेक्शन 12 के अंदर बताई गई है। तो देखिए सेक्शन 12 के अंदर क्या बोला गया है, A condition is very important term in a contract. It is essential to the main purpose. तो जैसे कि वारंटी क्या है, a warranty is less important term. It is related to the contract but is not the central to its purpose. तो अगर मान लीजिए कि इसका अगर कंडीशन का ब्रीच हो गया तो क्या क्या रेमेडी है, कैंसिल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, सामान लेने से मना कर सकते हैं, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर वारंटी का हुआ तो आप जो है यू कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ आप डैमेजेस ले सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पे एक आईफोन का एक एग्जांपल दिया गया है कि एक पर्सन जो है आईफोन 15 प्रो मैक्स खरीदने जाता है लेकिन दुकानदार उसको आईफोन 13 दे देता है। तो यहाँ पे जो है ब्रीच ऑफ कंडीशन होगी। एसेंशियल पार्ट था कि वो 15 प्रो मैक्स लेना था उसको और उसको 13 थमा दिया। तो ये अगर ये 15 प्रो मैक्स लेना था, 13 थमा दिया, ब्रीच ऑफ कंडीशन। तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, सामान मना कर सकता है लेने से और डैमेजेस वसूल सकता है। चलिए इसमें आपको एक केस लॉ दिखाते हैं। देखिए अब इसके अंदर एक केस लॉ है, बाल्डरी वर्सेस मार्शल 1925। इस केस के फैक्ट्स देखिए। बायर जो था प्लेंटिफ वांटेड अ कार फॉर टूरिंग, टूर के पर्पस के लिए वो एक कार लेना चाहता था। जो सेलर था डिफेंडेंट, उसने रिकमेंड करा कि बुगाटी कार ले लीजिए। बायर ने सेलर की बात पर भरोसा किया एंड बॉट द कार, उसने कार खरीद ली। अब देखिए उसको किस पर्पस के लिए चाहिए थी, टूर के पर्पस के लिए चाहिए थी। ठीक है, तो ये एक एसेंशियल पार्ट हो गया कॉन्ट्रैक्ट का कि हमें इस पर्पस के लिए चाहिए। बायर ने ट्रस्ट करके खरीद लिया लेकिन पता चला कि वो कार टर्न आउट टू बी अनसूटेबल फॉर टूरिंग, टूर के पर्पस के लिए वो कार जो है अनसूटेबल थी। द बायर वांटेड टू रिटर्न द कार, बायर ने कहा कि हम इस कार को नहीं लेंगे, वापस ले लो अपनी कार। सेइंग द मेन पर्पस वाज नॉट फुलफिल्ड, भाई जिस पर्पस के लिए था वो पर्पस ही फुलफिल नहीं हो पा रहा, क्या करे कार रख के। सेलर ने कहा लेकिन हमने आपको 1 साल की वारंटी दी तो थी मैकेनिकल इशू के लिए। तो कोर्ट ने इसके अंदर क्या कहा, कोर्ट ने कहा दिस वॉज नॉट जस्ट अ वारंटी। तो अभी जैसे हम लोगों ने जाना था ना कि आपके हमारे कह देने से वारंटी से वो वारंटी नहीं बन जाएगी। अगर एसेंशियल पार्ट का ब्रीच हुआ तो इट कैन बी ट्रीटेड एज द ब्रीच ऑफ कंडीशन। तो दिस वाज नॉट जस्ट अ वारंटी बट द ब्रीच ऑफ कंडीशन बिकॉज मेन पर्पस वाज टू गेट अ कार फिट फॉर टूरिंग और दूसरा द कोर पर्पस फेल सो द बायर हैड राइट टू रिजेक्ट द कार। तो यानी अगर एसेंशियल पार्ट का ब्रीच हो गया तो बायर जो होगा उस कार को रिफ्यूज कर सकता है, लेने से मना कर सकता है, उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और डैमेजेस भी वसूल सकता है। देखिए अब इसके बाद आता है जो सेक्शन, वो है सेक्शन 13, व्हेन कैन कंडीशन बी ट्रीटेड एज वारंटी। अभी हमने आपको कंडीशन और वारंटी में फर्क बता दिया था कि अगर कंडीशन का ब्रीच हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। अगर वारंटी का ब्रीच हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट नहीं किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस लिया जा सकता है। अब इसके अंदर बताया गया कि कब कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट किया जा सकता है। देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करके कोई चीज सप्लाई करी। फॉर एग्जांपल हमने आपको एक लैपटॉप दिया, आपको नया लैपटॉप लेना था, आपने नया लैपटॉप ऑर्डर किया, हमने आपको जो लैपटॉप भेजा, फॉर एग्जाम्पल जब आपके पास वो लैपटॉप भेजा तो आपने देखा कि वो तो ऑलरेडी ओपन बॉक्स में रखा था, कोई सील पैक नहीं थी और लैपटॉप को देखने में पता चला कि वो यूज्ड लैपटॉप है, मतलब उसको कुछ टाइम यूज किया गया होगा। अब यहां पे एसेंशियल कंडीशन का वायलेशन हो गया क्योंकि हमने तो नया मांगा था, आपको तो सेकंड हैंड मिल गया, देखने में लग रहा है कि वो यूज्ड है। अब लेकिन आपने कहा अरे छोड़ो, सारी चीज सही है, हो सकता है किसी ने इस्तेमाल कर लिया हो, चेक करके किसी को दिखाया हो कस्टमर को, आपने कहा कोई बात नहीं हम रख लेंगे, ठीक है। अब जब आपको मान लीजिए ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई, या तो आप खुद ही वेव कर दो या आप ये भी कर सकते हो कि जो ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई है उसको आप एज ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकते हो। यानी आप ये कहते हो कि ठीक है आपने हमें भेज दिया खुला हुआ और उसके साथ साथ ये यूज्ड भेज दिया, ठीक है हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करते हैं, लेकिन हमें बदले में कुछ डैमेजेस दो, हमें बदले में कुछ कंपेंसेशन चाहिए। तो यही चीज ये सेक्शन बता रहा है कि कब जो है आप ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकते हो। आइए अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद सेक्शन 14 आता है।
सेक्शन 14 कह रहा है इम्प्लाइड अंडरटेकिंग एज टू टाइटल। इम्प्लाइड अंडरटेकिंग एज टू टाइटल यानी जब हम कोई चीज बेचते हैं यानी बेचने का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसके अंदर एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है। एक इम्प्लाइड कंडीशन क्या होती है कि उस चीज को बेचने का मेरे पास राइट है। ऐसा ना हो कि कोई इंसान कोई चोरी की प्रॉपर्टी बेच रहा हो तो क्या बोल रहा है कि इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनलेस सर्कमस्टांसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर सच एज टू शो अ डिफरेंट इंटेंशन एन इम्प्लाइड कंडीशन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर एक इम्प्लाइड कंडीशन है, मतलब भले ही वो कंडीशन दी गई हो या ना दी गई हो वो इम्प्लाइड है, जुड़ी हुई इससे। कंडीशन क्या है? ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर, सेलर के पार्ट पे ये कि इन केस ऑफ सेल, अगर वो बेच रहा है, सेल हो रही है, ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, ही हैज अ राइट टू सेल द गुड्स, कि वो उस चीज को बेच सकता है। और अगर मान लीजिए कि एग्रीमेंट टू सेल हुआ है तो ही विल हैव अ राइट टू सेल, उसके पास राइट होगा बेचने का। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको कोई पर्सन कोई चीज बेच रहा है तो उस पर्सन के पास राइट टू सेल का अधिकार होना चाहिए। ये इंप्लाइड कंडीशन है। अगर उसके पास अधिकार नहीं हुआ तो आप माना जाएगा कि ये इंप्लाइड कंडीशन का ब्रीच हुआ है, तो आप उस जगह पे उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, अपना पूरा पैसा रिकवर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान ने आपको अपनी बाइक बेची, आपने ज़्यादा इस चीज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि ये बाइक उसकी है या नहीं है। जब आपने ले लिया, बाद में पता चला कुछ टाइम के बाद पुलिस ने उस गाड़ी को सीज कर दिया और कहा कि जिसने आपको बेचा है एक्चुअली में ये चोरी की है। तो अगर ये पता चला कि चोरी की, इसका मतलब उसके पास ही डिड नॉट हैव अ राइट टू सेल, उसके पास राइट नहीं था बेचने का, तो ये ब्रीच ऑफ इंप्लाइड कंडीशन हो गया। आप अपना पूरा पैसा रिकवर कर सकते हो। यही जो फैक्ट्स अभी हमने आपको बताए हैं यही हुए थे इस केस के अंदर इन रोलन वर्सेस डिवल 1932 के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद सेक्शन 15 आता है। अब ये सेक्शन 15 जो है ये डील करता है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए कि आपको कोई शर्ट दिखाई जाए और उसमें बताया जाए कि ये शर्ट जो है ये 100% कॉटन है, इसका साइज M है, आप इसको ले जाके आराम से घर में पहन सकते हैं। या मान लीजिए कि कहीं पे आपको बताई जाए कि देखिए इसमें जो शर्ट है इसका कलर वाइट है और ये कॉटन 100% कॉटन है, इसका साइज जो है मीडियम है। ठीक है, ये क्या हो गया? सेल बाय डिस्क्रिप्शन। तो जहां पे किसी प्रोडक्ट के डिटेल बताई जाए तो इसको बोलते हैं सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अब ये सेक्शन 15 कहता है कि जहां पे भी सेल ऑफ डिस्क्रिप्शन हुआ तो वहां पे ये इंप्लाइड कंडीशन होगी। याद रखिएगा, कंडीशन होना, कंडीशन होने का मतलब ब्रीच हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है। तो ये इंप्लाइड कंडीशन होगी कि जो भी उस प्रोडक्ट की डिटेल्स दी जा रही है वो प्रोडक्ट उस डिटेल से मैच करना चाहिए। ठीक है, ये इंप्लाइड कंडीशन है। अब आगे का पार्ट इसका कह रहा है लेकिन अगर मान लीजिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसमें सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों है, तब क्या होगा? अगर मान लीजिए कि आपको हमने शर्ट दिखाई, फॉर एग्जांपल शर्ट दिखाई, आपसे कहा इसको चेक कर लो, आपने चेक करा शर्ट, ये हो गई सेल बाय सैंपल। उसके साथ साथ इसमें डिस्क्रिप्शन भी दिया कि देखिए ये सफ़ेद शर्ट जो है ये मीडियम साइज है और ये 100% कॉटन है। दोनों चीज़ें हैं, सेल बाय सैंपल आपने चेक भी कर लिया और डिस्क्रिप्शन भी है इसके अंदर, बताया 100% कॉटन, मीडियम साइज, कलर वाइट। आपने कहा ठीक है हमें भेज दीजिए, 100 पीस भेज दीजिए। अब 100 पीस आपके पास भेज दी गई। अब जब आपके पास आई, आपने शर्ट को निकाला तो आपको शर्ट बिल्कुल हूबहू वैसे ही लगी जैसी आपने सैंपल में देखी थी, लेकिन जब आपने कॉलर पे जाके पढ़ा तो लिखा है कि ये पॉलिएस्टर है। तो अब ये जो बल्क था ये सैंपल से तो मैच हो गया पर डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हुआ। तो ये सेक्शन कहता है इट इज नॉट सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं होगा कि जो बल्क ऑफ गुड्स है वो खाली सैंपल से मैच कर रहा है, बल्कि वो डिस्क्रिप्शन से भी मैच करना चाहिए। अब इसके बाद सेक्शन 16 आता है, मेन इंप्लाइड कंडीशन अंडर सेक्शन 16, जो डील करता है मेन इंप्लाइड कंडीशंस। ये क्या कह रहा है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए, एंड एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, देयर इज नो इंप्लाइड वारंटी और कंडीशन। कोई भी इंप्लाइड वारंटी और कंडीशन नहीं होगी एज टू द क्वालिटी और फिटनेस। कोई सामान आप खरीदने जाते हो, उस सामान को लेके कोई भी इंप्लाइड वारंटी और कंडीशन नहीं होगी। इंप्लाइड मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो अटैच है ऑलरेडी, इंप्लाइड है जिसको कहा जाए मतलब अंडरस्टूड है। ऐसी कोई भी अंडरस्टूड वारंटी और कंडीशन नहीं होगी। किस चीज को लेके? जो सामान आप खरीदने जा रहे हैं उसकी क्वालिटी और फिटनेस को लेके। जैसे आप कोई फ्रूट लेने जा रहे हैं तो आप पूछते हैं कि ये ताज़े हैं कि ये कई दिन पुराने हैं, तो उसकी क्वालिटी और फिटनेस। फिटनेस मतलब कि क्या ये जो जूता हम ले रहे हैं क्या ये जूता चलेगा ना अच्छा जब तक के लिए हम इसको यूज़ करेंगे ट्रेनिंग शूज़ के लिए। तो क्या उसकी क्वालिटी और फिटनेस के लिए कोई भी इंप्लाइड वारंटी नहीं होती है फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस ऑफ गुड सप्लाइड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो जनरली क्या है, जनरली कोई भी सामान की क्वालिटी और फिटनेस को लेके कोई इंप्लाइड वारंटी और कंडीशन नहीं होती, सिर्फ कुछ सर्कमस्टांसेस में होती है जिसको अभी हम लोग देखते हैं।
जैसे कि मान लीजिए कि अगर बायर जो है, बायर जो खरीदार है वो जाता है बायर जो है वो खरीद बायर जो है वो सेलर के पास जाता है और सेलर के पास जाके कहता है कि हमें लेदर शूज चाहिए, हमें लेदर फॉर्मल शूज चाहिए हमें पहनने के लिए। ध्यान रखिएगा, लेदर शूज हमें चाहिए टैन कलर का। वो जाके बायर जो है सेलर को अपनी रिक्वायरमेंट बता देता है और सेलर जो है आमतौर पे शूज ही बेचता है, यानी शूज में ही डील करता है। अब यहाँ पे जब उसने जाके अपनी डिमांड जो है सेलर के सामने रख दिया और सेलर उसी में डील करता है, तो फिर यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन हो जाएगी कि जो सामान उसने डिमांड करा है उसको वही सामान मिलना चाहिए। आमतौर पे क्या है कि आमतौर पे क्वालिटी और फिटनेस की कोई भी इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन नहीं होती है। आप जा रहे हो, देख रहे हो, खुद से जाके लो, लेट द बायर बी वेयर कैविएट एम्प्टर। लेकिन अगर आपने जाके सामने वाले को बोल दिया, सेलर को, कि हमें लेदर का टैन शूज चाहिए फॉर्मल पहनने के लिए, ध्यान रखिएगा लेदर ही शूज पहनेंगे हम, आपने बता दिया, अब यहां पे इंप्लाइड कंडीशन हो जाएगी कि वो लेदर का शूज आपको मिलना चाहिए टैन कलर का। एज और ऑफ डिस्क्रिप्शन विच इज द कोर्स ऑफ द सेलर, तो क्या बोला गया है, वेयर द बायर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन मेक्स नोन टू द सेलर, सेलर को बता देता है द पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड, जिस पर्पस के लिए उसको गुड्स चाहिए, सो एज टू शो दैट द बायर रिलाइज ऑन द सेलर्स स्किल और जजमेंट, तो यानी बायर जो है सेलर की स्किल और जजमेंट के ऊपर रिलाई करता है। एंड द गुड्स आर ऑफ अ डिस्क्रिप्शन विच इट इज इन द कोर्स ऑफ द सेलर्स बिजनेस टू सप्लाई, और वो सामान ऐसा है जिसमें सेलर डील करता है, आमतौर पर उसके ऊपर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसको सप्लाई करता है। देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन, तो इसके अंदर इम्प्लाइड कंडीशन अटैच हो जाएगी इस तरह के सर्कमस्टांसेस में, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सामान इस तरीके का है जो अपने किसी पेटेंट नेम पे बिकता है, मान लीजिए कि कोई ब्रांड है, उस ब्रांड के शोरूम में आप गए और आपने जाके कह दिया कि देखिए हमें ट्रेनिंग शूज चाहिए, इस ब्रांड का ट्रेनिंग शूज चाहिए, आपने जाके वो ब्रांड का ट्रेनिंग शूज ले लिया, तब कोई उसके अंदर इम्प्लाइड कंडीशन या वारंटी नहीं होगी। ये इसका सबसेक्शन 1। आगे इसके बाद इसका सबसेक्शन 2 आता है। ये कह रहा है कि अगर आपने डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे सामान खरीदा है तो वो मर्चेंटेबल क्वालिटी होनी चाहिए। मर्चेंटेबल क्वालिटी का मतलब वो ठीक ठाक होने चाहिए। बाद आगे ये बता रहा है कि अगर कोई मार्केट के अंदर कोई कस्टम है, कई मार्केट के अंदर, मान लीजिए बहुत सारे मार्केट्स के अंदर कस्टम चलते हैं कि अगर आप किसी गोल्ड के मार्केट में जा रहे हैं तो वो कितने कैरेट गोल्ड दे रहे हैं, वहाँ पे सारे ज्वेलर्स की शॉप्स हैं, वो कितने कैरेट गोल्ड दे रहे हैं, तो एक कस्टम होता है कि जो वो गोल्ड दे रहे हैं वो 91 पॉइंट इतना कैरेट होगा। अगर मान लीजिए उन्होंने उससे कम दे दिया तो वही चीज़ ये कह रहा है कि इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू क्वालिटी फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस मे बी एनेक्स्ड, तो ये क्रिएट हो सकती है उस जगह पे अगर कोई ट्रेड कस्टम और यूजेज के बेसिस पे किया जा रहा है। उसके अलावा उसके बाद ये कह रहा है सेलर की एक्सप्रेस वारंटी जो है वो इम्प्लाइड वारंटी को कैंसिल नहीं करती जब तक कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट ना हो। अब इसके बाद सेक्शन 17 आता है सोगा का सेल बाय सैंपल। अब याद होगा सेल बाय डिस्क्रिप्शन में हमने आपको बताया था कि सेल बाय डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, जैसे मान लीजिए कि ये पेन बेच रहे हैं, इस पेन के साथ कोई डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि ये पेन किस चीज़ से बना है, किस तरह की राइटिंग पर्पस के लिए यूज़फुल है, ये कितने दिन चलेगा, ये हो गई सेल बाय डिस्क्रिप्शन। या हम ये पेन आपको बेच रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं देखिए ये पेन जो है इसके अंदर ये इसकी क्वालिटी है, ये कितने दिन चलेगा, कौन सी इंक इसके अंदर लगेगी, किस तरह के लिखने के लिए इसका इस्तेमाल हो जाता है, ये सेल बाय डिस्क्रिप्शन है। जो हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल बाय डिस्क्रिप्शन में जो आपका गुड्स है वो डिस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए। अब यह है सेल बाय सैंपल। सेल बाय सैंपल क्या होता है कि सेल बाय सैंपल में हमने आपको ये दे दिया, चेक कर लीजिए पेन, आप अपने आप से देख रहे हो चेक करके। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जाते हो कि आपने कोई कपड़ा देखा, आपने एक कपड़ा देखा, शर्ट देखी कि हाँ शर्ट अच्छी है, आपने देखा कॉटन लग रही है, देखने में अच्छी है, फिर आपने क्या करा 100 पीस ऑर्डर कर दिए, तो ये क्या हो गया सेल बाय सैंपल, ठीक है। तो इसी चीज को ये कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बाय सैंपल, जहां पे ये बताया गया है कि ये सेल बाय सैंपल एक्सप्रेस है या इंप्लाइड तौर पे। अब ये कह रहा है कि अगर सेल बाय सैंपल होगी तो इसके अंदर कुछ इंप्लाइड कंडीशन होगी। याद रखिएगा कंडीशन ना कि वारंटी, इसके अंदर कुछ इंप्लाइड कंडीशन होगी। क्या कि जो आपने एक शर्ट देख के जो बल्क में ऑर्डर किया है वो बल्क जो है वो मैच करनी चाहिए उस सैंपल से क्वालिटी में। उसके साथ साथ दैट द बायर शैल हैव अ रीजनेबल
रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल। जो बायर है उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कंपेयर करने के लिए बल्क को सैंपल से। उसके साथ दैट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, उसके अलावा जो गुड्स हैं वो फ्री होने चाहिए किसी भी तरीके के डिफेक्ट से। रेंडरिंग देम अनमर्चेंटेबल विच वुड नॉट बी अपेरेंट ऑन रीजनेबल एग्जामिनेशन ऑफ सैंपल, और उसके साथ साथ जो गुड्स हैं वो फ्री होने चाहिए किसी भी तरीके के डिफेक्ट से जिससे वो अनमर्चेंटेबल बन जाए। अनमर्चेंटेबल मतलब कि ठीक ठाक ना हो। which would be apparent which would not be apparent on the reasonable examination of the sample, वो जो उसके अंदर डिफेक्ट हो वो ऐसे होने चाहिए कि जो रीजनेबली देखने पे आपको दिखाई ना दे रहे हो। अगर अपेरेंट होंगे, जैसे मान लीजिए आप कोई कपड़ा लेने जा रहे हैं, बहुत सारी रोड्स में सेकंड हैंड कपड़े मिलते हैं, आपने देखा, आप समझ गए अरे ये तो पहने हुए कपड़े हैं, उसके बाद आपने ले लिया, तो फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो। तो वो डिफेक्ट ऐसे होने चाहिए विच वुड नॉट बी अपेरेंट ऑन रीजनेबल एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद सेक्शन 18 आता है। अब देखिए सेक्शन 18 से सेक्शन 30 तक इसके अंदर चैप्टर 3 शुरू हो रहा है। तो चैप्टर 3 जो है सेक्शन 18 से लेके सेक्शन 30 तक है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अंदर नहीं दिया लेकिन हम आपको बता देते हैं। अब ये आ रहा है गुड्स मस्ट बी एसर्टेन्ड, गुड्स मस्ट बी एसर्टेन्ड, एसर्टेन्ड मतलब आइडेंटिफाइड। तो ये कह रहा है वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो अनअसर्टेन गुड्स के लिए, अनअसर्टेन मतलब जो आइडेंटिफाइड नहीं है। मान लीजिए आपका फर्नीचर का काम है, हम आपसे फोन पे कहते हैं अरे यार एक सोफा दे देना। अब कौन सा सोफा, सोफा कई क्वालिटी के आते हैं, लकड़ी वाला चाहिए या गद्दे लगा वाला चाहिए, 1 लाख का भी सोफा आता है, 20,000 का कौन सा। तो अभी गुड्स इसका मतलब असर्टेन नहीं है। तो कह रहा है कि वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, अगर अनअसर्टेन गुड्स को लेके कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नो प्रॉपर्टी इन द गुड्स। याद रखिए हमने आपको बताया था शुरू में इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है, नो प्रॉपर्टी इन द गुड्स। नो प्रॉपर्टी इन द गुड्स मतलब ओनरशिप की बात हो रही है, तो कोई प्रॉपर्टी, कोई ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी बायर को अनलेस एंड अनटिल गुड्स आर असर्टेन, जब तक कि गुड्स असर्टेन ना हो जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब इसके बाद सेक्शन आता है सेक्शन 19, पार्टीज इंटेंशन डिसाइड्स व्हेन प्रॉपर्टी पासेस। पार्टीज की इंटेंशन से ये पता चलता है कि कब प्रॉपर्टी यानी कब ओनरशिप जो है ट्रांसफर हो रही है। ये क्या कह रहा है, एज पर सेक्शन 19 इन केस ऑफ स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स। अब देखिए सेक्शन 18 क्या कह रहा था कि जहां पे गुड्स अनअसर्टेन्ड है तो वो गुड्स के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी जब तक कि गुड्स असर्टेन्ड ना हो जाए। असर्टेन मतलब आइडेंटिफाइड ना हो जाए। ये कह रहा है कि लेकिन अगर मान लीजिए कि गुड्स स्पेसिफिक हैं और असर्टेन्ड हो चुके हैं, देखिए जैसा साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अगर जो सामान लेने आप जा रहे हो उसके अंदर सामान की पहचान जो है, वो सामान कोई स्पेसिफिक सामान है और उसकी पहचान हो चुकी है, तो उस जगह पे ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी। तो ये कह रहा है कि उस जगह पे ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी जैसा कि पार्टीज ने इंटेंट किया होगा, जैसा कि पार्टीज के बीच में डीलिंग होगी, जैसा उनकी इंटेंशन होगी कि अभी लेना है या बाद में लेना है, उससे पता चलेगा कि ओनरशिप जो है कब ट्रांसफर हो रही है। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि कैसे पता करें कि पार्टीज की क्या इंटेंशन है, क्योंकि इंटेंशन तो दिमाग में है, तो पता कैसे चलेगी पार्टीज की क्या इंटेंशन है। तो क्या क्या चीजें देखेगा कोर्ट, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के क्या टर्म्स थे, क्या पार्टीज का कंडक्ट है और क्या सर्कमस्टांसेस हैं केस के, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इन चीजों से भी नहीं पता चल पाता है कि पार्टीज की क्या इंटेंशन थी, तो इसके अंदर दिए गए रूल्स जो है सेक्शन 20 से 24 के बीच के जो रूल्स हैं, यानी जो सेक्शंस हैं सेक्शन 20 से 24 के अंदर दिए गए रूल्स वो अप्लाई किए जाएंगे। आइए अब हम लोग एक एक सेक्शंस को देखते हैं। आइए आप सबसे पहले हम लोग सेक्शन 20 को देखते हैं। देखिए सेक्शन 20 क्या कह रहा है। सेक्शन 20 कह रहा है, सेक्शन 20 क्या कह रहा है, सेक्शन 20 कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि जो गुड्स हैं वो डिलीवरेबल स्टेट में है। याद रखिए हमने बताया था आपको डिलीवरेबल स्टेट का क्या मतलब होता है, जो हमने आपको फ्लोर की मैटिंग वाला एक एग्जांपल दिया था कि उसको काट के लपेट के रख दिया गया है आपको देने के लिए, तो डिलीवरेबल स्टेट में माना जाएगा। अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है और अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर और कोई कंडीशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई शर्त पूरा नहीं करना है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट अनकंडीशनल है, गुड्स आर स्पेसिफिक है और डिलीवरेबल स्टेट में है, तो वहां पे ओनरशिप जो है बायर के पास चली जाएगी व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और इससे मैटर नहीं करता है कि पेमेंट अभी हुई है कि नहीं और डिलीवरी अभी हो रही है या नहीं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद सेक्शन 21 आता है। सेलर मस्ट डू समथिंग टू मेक गुड्स डिलीवरेबल। अभी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है सामान, लेकिन सेलर को उसे डिलीवरेबल स्टेट में बनाना होता है। तो इफ गुड्स आर नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट एंड द सेलर मस्ट डू समथिंग, जैसे कि फिनिश करना है, उसके अंदर उसको काटना है, उसको लपेटना है,
कुछ और काम उसके अंदर करना है, तो बोला गया है प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफर मानी जाएगी, यानी तभी माना जाएगा ओनरशिप ट्रांसफर हुई है जब वो चीज जो बची हुई है वो एक्ट हो जाए। उसको काटना है, मान लीजिए कि जितना आपने नाप बताई है उतनी नाप से कटना, एंड द बायर इज नोटिफाइड, जिसके लिए बायर नोटिफाई होता है। ठीक है, अब जैसे कि एक इसके अंदर केस दिया गया, फिलिप्स सन्स एंड लिमिटेड वर्सेस शॉ फ्रंट्स लिमिटेड, कारपेट नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट अंटिल रेसाइज्ड एंड लेड। ठीक है, तो उसको नहीं माना जाएगा कि वो डिलीवरेबल स्टेट में है। अब ये जो इसके अंदर नोट्स दिया गया है, ये नोट्स भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर, उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब इसके बाद आता है सेक्शन 22, प्राइस मस्ट बी असरटेन्ड इफ द सेलर हैज टू वेट। मान लीजिए कि जो सामान है उस सामान को अभी सेलर को उसको तौलना है, टेस्ट करना है, मेजर करना है आपको देने के लिए, द गुड्स टू बी डिटरमाइंड, प्राइस पता करने के लिए, तो प्रॉपर्टी पासेस ओनली, तो अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है जब तक कि वो एक्ट जो उसको नापना है, तौलना है, ना हो जाए, एंड बायर इज नोटिफाइड, जिसके लिए बायर नोटिफाई भी आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद सेक्शन 23 आता है। सेक्शन 23 जो है वो कह रहा है एप्रोप्रिएशन ऑफ असर्टेन गुड्स, यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। अब सेक्शन 23 कह रहा है कि जैसे आपको पता होगा कि अगर गुड्स अनअसर्टेन्ड होते हैं तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है जब तक कि वो आइडेंटिफाई ना हो जाए। तो अब ये बता रहा है कि अगर अनअसर्टेन गुड्स हैं तो उसमें किस जगह पे, यानी कि कब जो है ओनरशिप जो है ट्रांसफर होगी। हेलो हेलो। अब इसके बाद सेक्शन 23 आता है। देखिए सेक्शन 23 जो है वो ये बता रहा है कि अनअसर्टेन गुड्स अगर हैं तो उसमें ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है। जैसा आपको पता होगा कि अगर गुड्स अनअसर्टेन्ड है, आइडेंटिफाइड नहीं है, तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। लेकिन अब ये बता रहा है कि अगर मान लीजिए कि गुड्स अनअसर्टेन्ड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका गोदाम है, आपके गोदाम में बहुत तरह के चावल रखे हैं, हमने आपसे कहा कि हमें 50 किलो बासमती राइस चाहिए। ठीक है, अभी हमने आपको ऑर्डर प्लेस किया है। अब जब हमने आपको ऑर्डर प्लेस किया है, अभी तक गुड्स अनअसर्टेन्ड है, उस पर्पस के लिए बासमती राइस, यानी हमें बेचने के लिए आपने अभी तक बासमती राइस निकाले नहीं है। जब तक आप निकालेंगे नहीं और उसको डिलीवरेबल स्टेट में नहीं लाएंगे तब तक हम बाउंड नहीं हो जाएंगे। ठीक है, हेलो। अब इसके बाद सेक्शन 23 आता है। देखिए सेक्शन 23 कह रहा है अपॉर्शन, हेलो। अब इसके बाद सेक्शन 23 आता है। सेक्शन 23 कह रहा है एप्रोप्रिएशन ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। देखिए जैसा कि आपको पता होगा कि अगर गुड्स अनअसर्टेन्ड है, गुड्स आइडेंटिफाइड अभी नहीं है, तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन अगर गुड्स अनअसर्टेन्ड हैं तो उसमें कब जो है ओनरशिप ट्रांसफर होती है। जैसे मान लीजिए कि आपके गोदाम में बहुत तरीके के चावल रखे हुए हैं, आप जो है सेलर हो, आपके गोदाम में बहुत तरह के चावल रखे हैं, हमने आपसे कहा कि हमें बासमती राइस चाहिए। अभी तो हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अभी आप वहां से चावल ढूंढोगे, निकालोगे, उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाओगे, बनाओगे, रखोगे, तब जाके वो डिलीवरेबल स्टेट के अंदर आएगा। तब हम कहेंगे कि हाँ वो असर्टेन्ड हो चुका है, आइडेंटिफाइड हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। ठीक है, अभी तो अनअसर्टेन्ड है। तो ये कह रहा है अगर मान लीजिए कि गुड्स अनअसर्टेन्ड थे, बाद में उनको आइडेंटिफाई किया गया, सेपरेट कर दिया गया और डिलीवरेबल स्टेट के अंदर ला दिया गया। डिलीवरेबल स्टेट आपको पता है, अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट विद बायर्स असेंट, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, फिर बाद में उसको बायर की एसेंट से एप्रोप्रिएट कर लिया गया कॉन्ट्रैक्ट के लिए, यानी डिलीवरेबल स्टेट में बनाने के बाद आप कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस के लिए निकाल दिया कि वो सर को देना है, उस सर को देने के लिए एक बोरी निकाल के रख दिया। तो बोला गया है इस तरह की सिचुएशन में तब ओनरशिप जो है बायर के पास हो जाएगी। इफ द सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू अ कैरियर, अगर मान लीजिए कि सेलर जो है, हम किसी, मान लीजिए कि कैरियर यानी जो सेलर है, अगर वो सामान जो है किसी कैरियर को, यानी सामान पहुंचाने वाले को वो सामान लदा देता है, चढ़वा देता है कि इसको पहुंचा देना है, तो अगर वो डिलीवर करता है गुड्स टू अ कैरियर को विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल, अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखता है, तो दिस काउंट्स एज अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन। तो इसको माना जाएगा अनकंडीशनल एप्रोप्रिएट हो गया, यानी गुड्स जो है अपने पर्पस के लिए बायर के पास, या बायर ने उसको ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है सेक्शन 24। सेक्शन 24 इसका 5वां रूल है, सेल ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न। कई बार सामान ऐसा होता है कि जैसे कि आप अमेज़न पे भी खरीदते हैं, जिसके अंदर उसकी रिटर्न पॉलिसी होती है, 10 दिन के अंदर रिटर्न कर लीजिए, अदरवाइज फिर ये
वापस नहीं कर सकते हैं आप। तो कई बार कुछ ऐसे सामान होते हैं जो हमारे अप्रूवल के ऊपर बेस होते हैं कि सामान आपके पास भेज दिया गया, आप अप्रूव करो, अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, हमने आपको पास कपड़े भेज दिए, कई शर्ट्स के भेज दिए कि इनमें से जो शर्ट्स आपको समझ में आ जाएगी उसको रख लेना, समझ आ जाएगी, अगर आप अप्रूव करोगे तभी ओनरशिप ट्रांसफर होगी। ऑन सेल और रिटर्न, या तो आप रख लो या तो रिटर्न कर दो, या ऑन ट्रायल के लिए आपके पास भेजा गया है। तो इन सब जगहों पे प्रॉपर्टी जो है ओनरशिप कब पास होती है? व्हेन बायर एक्सेप्ट्स, जब बायर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, या एक्ट्स इन अ वे दैट शोज एक्सेप्टेंस, या आपको शर्ट दिया, आप पहनने लगे, उसको यूज करने लग गए, तो ये क्या हो गया, इससे पता चल जाएगा एक्सेप्टेंस। या व्हेन द बायर कीप्स द गुड्स बियॉन्ड द एग्रीड टाइम, या जैसे आपको 10 दिन का टाइम दिया गया था कि 10 दिन के अंदर रिटर्न कर देना, आप 10 दिन से ज्यादा उसको रख लेते हो, और रीजनेबल टर्म विदाउट रिजेक्शन, तो उस जगह पे माना जाएगा कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और ओनरशिप जो है ट्रांसफर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है सेक्शन, जो परचेजर होगा उसके पास ओनरशिप जो है कब ट्रांसफर होगी। तो अलग अलग कुछ इसके अंदर सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं, जैसे कि जो सेलर होगा वो अपने पास चाहे तो राइट ऑफ डिस्पोजल रख सकता है। राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब क्या होता है कि जो सामान है, जो गुड्स है, उसके ऊपर अपना कंट्रोल रखना। यानी अगर हम आपको कोई सामान भेज रहे हैं लेकिन उसके ऊपर राइट ऑफ कंट्रोल अपने पास अभी रखे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। तो जैसे मान लीजिए कि सेलर जो है कोई सामान जो है, फॉर एग्जाम्पल कोई गुड्स जो है उसको सेल करता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन लगा देता है कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी। कंडीशन लगा देता है कि जब तक फुल पेमेंट नहीं हो जाएगा, राइट ऑफ डिस्पोजल, राइट ऑफ कंट्रोल मेरे पास ही रहेगा। तो जब तक आप फुल पेमेंट नहीं कर दोगे तो राइट ऑफ डिस्पोजल सेलर के पास रहेगा, यानी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। ठीक है, तो उस तरह पे भी, उस सिचुएशन भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। अगर मान लीजिए कि कोई रेलवे रिसिप्ट या बिल ऑफ लेडिंग है, वो सेलर के नाम पे है। मान लीजिए कि हम आपको रेलवे के जरिए या शिप के जरिए कोई सामान भेज रहे हैं, और उनके पास जो हमने अपनी रिसिप्ट दिया है उसमें अपना नाम ही लिखा हुआ है कि डिलीवरेबल टू सेलर, सेलर भेज रहा है और डाले हुआ डिलीवरेबल टू सेलर या सेलर्स एजेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राइट ऑफ कंट्रोल मैं अपना ही रखा हुआ हूं। तो यहां पे यानी इससे क्या पता चला कि ये राइट ऑफ डिस्पोजल सेलर के ही नाम पे है, यानी राइट ऑफ डिस्पोजल अभी सेलर ही रखे हुआ है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो गई है जस्ट बिकॉज कि मैंने रेलवे से डिलीवर कर दिया है। बायर कीप्स डॉक्यूमेंट्स विदाउट पेइंग, अगर मान लीजिए कि बायर जो है वो डॉक्यूमेंट्स रखे होता है और बिना पे करे हुए, तो उस जगह पे भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है सेक्शन 26। सेक्शन 26 डील करता है प्राइमा फेसाई रिस्क पासेस विद प्रॉपर्टी। ये एक जनरल रूल हमें बताता है कि ये जो रिस्क होता है ये प्राइमा फेसाई पास होता है विद प्रॉपर्टी। यानी रिस्क, हमने जैसा आपको बताया था कि सेल और अग्रीमेंट टू सेल में क्या फर्क होता है, सबसे अहम फर्क ये होता है कि रिस्क जो होता है वो हमेशा ओनरशिप से जुड़ा होता है। तो रिस्क जो है वो ओनरशिप के साथ ही ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि रिस्क ट्रांसफर हो गया तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई लॉस हुआ है तो वो कौन बेयर करेगा, वो आप बेयर करेंगे। अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तो रिस्क कौन बेयर करेगा, हम बेयर करेंगे। ठीक है, लेकिन जब ये सेक्शन आप पढ़ेंगे इस सेक्शन 26 को, तो ये सेक्शन 26 शुरू होता है अनलेस अदरवाइज अग्रीड द गुड्स रिमेन एट द सेलर्स रिस्क अनलेस द प्रॉपर्टी देयरइन ट्रांसफर टू द बायर। क्या लिखा है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, यानी आमतौर पे जनरल रूल क्या है कि रिस्क जो है वो ओनरशिप के साथ जुड़ा होता है अनलेस की पार्टीज अग्रीड अदरवाइज, अनलेस की पार्टी जो है कुछ और अग्री करे हो कि ठीक है हम सामान भेज रहे हैं, मेरे रिस्क पे है, हम भेजने कोई दिक्कत नहीं, मेरे रिस्क पे है, अनलेस की पार्टीज अदरवाइज कुछ और अग्री करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है सेक्शन 27। सेक्शन 27, अब इसके बाद सेक्शन 27 आता है सेल बाय पर्सन नॉट टू ओनर। यानी कि कोई पर्सन अगर किसी प्रॉपर्टी को, किसी गुड्स को अगर बेच रहा है और वो खुद ओनर नहीं है, तो जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ए की मेरी कोई प्रॉपर्टी है, कोई इंसान चोरी करके आपको बेचता है, तो क्या आपके पास ओनरशिप ट्रांसफर होगी, आपके पास ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। वही चीज ये कह रहा है, सेल बाय पर्सन नॉट टू ओनर, नो वन कैन गिव बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। कोई इंसान बेटर टाइटल कन्वे नहीं कर सकता है जब तक कि वो टाइटल उसके पास खुद ना हो। तो जैसे कि इफ समवन सेल्स गुड्स बट इज नॉट द रियल ओनर एंड हैज नो अथॉरिटी और कंसेंट फ्रॉम द ओनर, द बायर कैन नॉट गेट अ ओनरशिप टाइटल देन व्हाट ही सेलर हैड। तो यू कैन नॉट बाय ओनरशिप, आप ओनरशिप बाय नहीं कर सकते हो फ्रॉम समवन हु डज नॉट ओन द गुड्स। जो वाकई में ओनरशिप खुद ही ना रखता हो तो वो आपको ओनरशिप कैसे बेच पाएगा। तो सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, हाँ लेकिन इसके लिए एक एक्सेप्शन दे दिया। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आप अपने मर्केंटाइल एजेंट को इस तरह से
ऑथोराइज कर दो, यानी देखने में ऐसा लगे कि उसके पास वाकई में अथॉरिटी है आपकी चीज बेचने की। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप अपनी कार जो है किसी डीलर के पास खड़ी करवा देते हो, आप उससे ये कहते हो ये सारा कागजात है गाड़ी का, आप जरा कस्टमर से पूछो रेट, क्या रेट मिल रहा है इसका, आप ऐसे बोल देते हो। अब उसके पास कागज भी है, गाड़ी भी खड़ी है, और वो डीलर जो है कोई आता है उसके पास कस्टमर, उसको दिखाता है और बेच देता है। अब यहाँ इसके पास सारे कागजात भी हैं, गाड़ी का भी कब्जा है, और ये गाड़ी ऑलरेडी यूज्ड कार बेचता भी है, तो बिल्कुल इसके पास अथॉरिटी होगी, आप खरीद लेते हैं तो उस जगह पे सेल हो जाएगी, भले ही वो मर्केंटाइल एजेंट खुद ओनर नहीं था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है सेक्शन 28, सेल बाय वन ऑफ जॉइंट ओनर्स। वन ऑफ जॉइंट ओनर्स, मान लीजिए कि कोई हॉर्स है जिसके कई जॉइंट ओनर हैं, हम, आप और एक मेरा दोस्त, 3 लोग जॉइंट ओनर हैं एक हॉर्स के लिए। बड़ा ही महंगा घोड़ा है, तकरीबन 50,000 रुपए उसकी कीमत है। अब 3 लोग जॉइंट ओनर्स हैं। अब उस हॉर्स को आपने हमें दिया हुआ है कि हमारे कब्जे में रहे, कोई ना कोई एक ही इंसान रखेगा, तीनों लोग तो रख नहीं पाएंगे, आपने हमें दिया हुआ है कब्जे में, अब वो घोड़ा मेरे ही पास है। अब आप तीनों का उसके अंदर हिस्सा है, यानी अब आप दोनों लोगों का भी उस हॉर्स के अंदर हिस्सा। अब हम उस हॉर्स को उठा के बेच देते हैं। अब जिसको हमने बेचा उसको इस बात की अगर नॉलेज नहीं थी कि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, और वो बोनाफाइड गुड फेथ में उस हॉर्स को खरीद लेता है, तो ये सेल वैलिड होगी, हालांकि मेरे पास जो है ओनरशिप पूरी नहीं थी। समझ में आ गया? इसी चीज को बता रहा है सेल बाय जॉइंट ओनर्स। ये कह रहा है इफ देयर आर जॉइंट ओनर्स ऑफ गुड्स मोर देन वन ओनर एंड वन ऑफ देम हैज सोल पोजीशन ऑफ गुड्स विद द परमिशन ऑफ द अदर ओनर्स, देन इफ दैट जॉइंट ओनर सेल्स द गुड्स टू समवन हु बायज इन गुड फेथ और हैज नो नॉलेज दैट द सेलर हैड नो अथॉरिटी टू सेल, द बायर गेट्स द गुड टाइटल, बायर को ओनरशिप मिल जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद सेक्शन 29 आता है। सेक्शन 29 जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि कोई गुड्स ऑब्टेन करे गए हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से, मान लीजिए हमने कोई गुड्स ऑब्टेन किया है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता होगा कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको एक पार्टी के ऑप्शन पे ही इन्फोर्सेबल होता है और एक पार्टी उसको चाहे तो अवॉइड कर सकती है, यानी एक पार्टी चाहे तो कोर्ट से कैंसिल करवा सकती है, तो उन्हीं को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई गुड्स ऑब्टेन किया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में और उसके कैंसिल होने से पहले, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल होने से पहले सेल बेच दी, यानी उस गुड्स को बेच दिया, तो जो भी बायर का टाइटल होगा वो परफेक्ट टाइटल होगा, यानी बायर जो खरीदेगा, जो उसकी ओनरशिप होगी वो ओनरशिप बिल्कुल वैलिड होगी, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है सेक्शन 30। सेक्शन 30 जो है वो ये कहता है, सेक्शन 30 का सबसेक्शन 1 कि अगर मान लीजिए कि कोई सेलर है वो किसी गुड को बेच देता है, बेचने के बाद लेकिन उसके अंदर फिर भी पोजीशन रखे हुआ है, यानी हमने कोई गुड्स बेचा उसके बाद भी अभी भी कब्जा रखे हुए हैं उसके, अब वो पोजीशन जो है चाहे गुड्स का हो और या डॉक्यूमेंट्स का हो, ठीक है, और उसके बाद उठा के उसको फिर से बेच देते हैं और प्लेज कर देते हैं गुड फेथ में, यानी उसके बाद दोबारा फिर उसको बेच देते हैं, और जिस पर्सन को बेचते हैं वो बेचारा गुड फेथ में, उसको नहीं पता था, सही नियत से खरीद लेता है, ना ही उसको नोटिस थी इस बात की कि प्रीवियस सेल हो चुकी है, तो जो न्यू बायर होगा उसका जो टाइटल होगा वो बिल्कुल वैलिड होगा, उसकी ओनरशिप बिल्कुल वैलिड होगी। इसी का सबसेक्शन 2 कहता है लेकिन अगर मान लीजिए कि एक पर्सन के पास पोजीशन है किसी गुड्स का, ये पोजीशन कैसे आया है, चाहे उसने खरीदा हो या अग्री टू किया हो बाय करने के लिए, ये पोजीशन उसके पास सेलर की कंसेंट से था, अब वो चाहे गुड्स का हो या डॉक्यूमेंट्स का हो। अब उसके बाद वो जो पोजीशन में उसके पास गुड्स था वो उसको बेच देता है। अब जिस बायर को उसने बेचा, अगर वो गुड फेथ में बायर ने उस बायर के पास गुड फेथ में गया और विदाउट नोटिस, बायर को इस बात की कोई नोटिस नहीं थी, कोई लीन या दूसरे राइट की, तो जो न्यू बायर होगा उसका टाइटल जो होगा वो वैलिड होगा। यही है इसका सेक्शन 30। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद सेक्शन 31 आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। अब इसके अंदर जाने से पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं, वो क्या है डिलीवरी। डिलीवरी का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये डिलीवरी के ऊपर ही डील करता है, ये और इसके आने वाले कई सेक्शंस में ये वर्ड डिलीवरी का इस्तेमाल हुआ है। तो डिलीवरी का क्या मतलब होता है, ये डिलीवरी इसके सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में डिफाइन की गई है। डिलीवरी का क्या मतलब होता है, जहां पे एक पर्सन वॉलेंटरी कब्जे का ट्रांसफर करता है दूसरे को। तो जैसे मान लीजिए कि आपके घर पे कोरियर वाला आता है, मान लीजिए कि आपने अमेज़न से कोई चीज़ ऑर्डर करी, मोबाइल फ़ोन लेके आता है, वो मोबाइल फ़ोन आपको दे देता है, तो मोबाइल फ़ोन का कब्जा उसने आपको वॉलंटरली ट्रांसफ़र करा, ये क्या है, यही डिलीवरी है। तो वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यही डिलीवरी है। ठीक है, अब इसके बाद इसका सेक्शन 31 आता है। सेक्शन 31 क्या कहता है, सेलर की ये ड्यूटी होगी कि वो डिलीवर करे गुड्स को बायर को,
और बायर की ये ड्यूटी होगी कि जो गुड्स हैं वो उनको एक्सेप्ट करे और पे करे, जैसा कि उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अग्री किया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 ये कहता है, सेक्शन 32, पेमेंट एंड डिलीवरी आर कंकरेंट, कि जब भी आप कोई चीज मान लीजिए खरीद रहे हैं, मान लीजिए कि ये पेन आप हमसे खरीद रहे हैं, तो ये कह रहा है कि आमतौर पे अनलेस पार्टीज कुछ और अग्री करें तो बात अलग है, अदरवाइज डिलीवरी और पैसा कंकरेंट होगा। कि मान लीजिए आप आए, आपने कहा सर हम आपका वाला पेन खरीदेंगे, हमने कहा ठीक है ले लीजिए, ये हम आपको पेन दे रहे हैं और उधर से आप हमें पेमेंट कर रहे हो, तो ये कंकरेंट होगी। अनलेस हम लोग अदरवाइज अग्रीड हुए कि पेन अभी ले लीजिए बाद में पेमेंट करिएगा, या पैसा अभी ले लीजिए सर बाद में पेन दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया सेक्शन 32। सेक्शन 33 कहता है कि कैसे पता चलेगा कि डिलीवरी हुई कि नहीं किसी गुड्स की। तो कह रहा है कि डिलीवरी के लिए कोई ऐसा एक्ट पार्टी करेगी जिससे पता चल जाएगा कि डिलीवरी हुई है कि नहीं। तो जैसे एक्ट के लिए पार्टीज अग्री करी हो, जैसे अग्री करी हो कि हमने आपसे कहा, आपने हमें पेमेंट करी, हमने कहा गाड़ी जो है मेरे गैरेज में खड़ी है जाके निकाल लीजिए, या मान लीजिए हमने कहा कि आपने पेमेंट कर दिया, हमने कहा कल घर तक आपके पास सामान पहुंच जाएगा, तो जो घर तक आपके सामान पहुंचेगा वो डिलीवरी हो गई। उसी तरीके से कह रहा है जैसा कि पार्टी अग्री करी हो, हम लोग जिस तरीके से अग्री करे हो डिलीवरी लेने के लिए किसी भी गुड्स की, वही डिलीवरी हो जाएगी। या तो जिसके अंदर इफेक्ट हो डिलीवरी का, या मान लीजिए जैसे मेरी गाड़ी कहीं खड़ी हुई है, मेरे घर में नहीं कहीं और खड़ी है, हमने आपको चाबी हैंड ओवर कर दिया, सिर्फ चाबी हैंड ओवर करा, तो इसके अंदर क्या है, इफेक्ट ऑफ डिलीवरी। ये आपको हमने हैंड उठा के दे दिया, तो ये भी एक डिलीवरी हो गई। ठीक है, ये है इसका सेक्शन 33 में। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है सेक्शन 34। ये कह रहा है इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए कि गुड्स को पार्ट में अगर डिलीवर किया जाता है, हमने मान लीजिए कि आपको आपके पास 100 बैग्स 100 बैग्स का ऑर्डर प्लेस किया और आपने उसमें से खाली हमें 40 बैग भेजे। हमने 100 बैग्स का ऑर्डर आपके पास प्लेस किया, आपने हमें खाली 40 भेजे, तो ये क्या है, ये है पार्ट गुड्स, यानी ये पार्ट डिलीवरी है। तो अब ये कह रहा है कि पार्ट डिलीवरी का इफेक्ट क्या होगा। तो अगर गुड्स को डिलीवर किया गया है पार्ट में, इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ होल, तो यानी हमने आपके पास ऑर्डर प्लेस किया 100 बैग्स का, आपने हमें 40 भेज दिया और आपने कहा सर 40 ही रखिए, बाकी के जो 60 है वो हम आपको कल भेज देंगे। तो इसमें कहा गया है कि भले ही गुड्स जो है पार्ट में डिलीवर हुए हैं, लेकिन माना जाएगा कि ये फुल डिलीवरी का ही पार्ट है, ये उसके प्रोग्रेस में भेजा गया है तो फुल डिलीवरी का ही पार्ट है, तो इसको ट्रीट किया जाएगा एज अ होल। ठीक है, एक ये सिचुएशन हो गई। जैसे कि मान लीजिए ए ने बी के पास ऑर्डर प्लेस किया 100 बैग्स के लिए, ठीक है, बी ने 20 बैग भेजे और बाकी 80 के लिए कहा कल भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, ये पता चलेगा कि ये इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ होल है, तो इसमें ओनरशिप पास हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर पार्ट डिलीवरी इस तरीके से करी जा रही है कि जिसके अंदर पार्टी की इंटेंशन ये है कि इसको हम सेपरेट करके भेज रहे हैं। अब इसी सिचुएशन में देखिएगा कि ए ने बी के पास 100 बैग्स के ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन बी ने मान लीजिए कि तो अब आते हैं सेक्शन 34 में। सेक्शन 34 डील करता है इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। पार्ट डिलीवरी मतलब कि अगर कोई गुड्स है उसको पार्ट में डिलीवर किया है, मान लीजिए कि हमने आपके पास ऑर्डर प्लेस किया 100 बैग्स का, 100 बैग्स का, हमने कहा कि हमें 100 बैग्स चाहिए, स्कूल बैग्स 100 स्कूल बैग्स चाहिए, आपने हमारे पास 40 बैग्स भेजे, तो ये क्या हो गया, ये पार्ट डिलीवरी हो गई। तो ये कह रहा है कि अगर 100 बैग्स का ऑर्डर प्लेस हुआ है और खाली पार्ट में डिलीवरी हुई, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो ये कह रहा है कि अगर पार्ट गुड्स डिलीवर हुए हैं इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ होल, यानी कि आपने हमारे पास 40 बैग भेजे और कहा कि सर 60 जो है कल भेज देंगे, तो कहा गया इसको ट्रीट किया जाएगा एज अ होल, ओनरशिप के पर्पस के लिए इसको ट्रीट किया जाएगा एज अ होल। ठीक है, भले ही आपने 40 क्यों ना भेजे हो। जैसे देखिए बी ने ए के पास ऑर्डर प्लेस किया कि हमें 100 बैग्स चाहिए, बी ने ए के पास ऑर्डर प्लेस किया कि हमें 100 बैग्स चाहिए, ए ने बी के पास 20 बैग भेजे और कहा कि बाकी 80 जो है हम आपको कल भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ओनरशिप के पर्पस से माना जाएगा कि ये पूरा ट्रीट किया जाएगा एज अ होल, कि एज अ होल ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बी ने ए के पास 100 बैग का ऑर्डर प्लेस किया,
ठीक है। अब ए ने बी के पास 60 बैग भेजे, उसने कहा कि ये 60 बैग अभी हमारे पास हैं, बाकी के 40 बैग कुछ टाइम के बाद हमारे पास आ जाएंगे। अगर आप कहोगे तो हम भेज देंगे, नहीं तो ये 60 से काम चला लो। ऑर्डर था 100 का, भेजा उसने 40 बैग। तो अब यहां पे ये सेक्शन कहता है कि अगर पार्टी की ये इंटेंशन है कि 60 और 40 को अलग कर दिया जाए तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तब इनको माना नहीं जाएगा कि ये होल का ही पार्ट है, भले ही उसने जो है पार्ट के लिए कहा है कि हम बाद में भेज देंगे। लेकिन आप देखिए कि बातचीत से पता चल रहा है कि दोनों ने उसको सेपरेट कर दिया है। ठीक है, तो अगर इस तरह की सिचुएशन होती है कि तो इसको माना जाएगा कि ये सेपरेट ट्रांसैक्शन है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है सेक्शन 35, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। अब इसमें कहा गया कि ये बायर की ड्यूटी होगी कि वो डिलीवरी के लिए अप्लाई करे। सपोज दैट मेरी फर्नीचर की दुकान है, आपने हमसे सोफा खरीद लिया, अब सोफा मेरे गोदाम में रखा हुआ है। अब ये मेरी ड्यूटी नहीं है कि हम आपको पहुंचाएं, ठीक है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, अनलेस हमारे आपके बीच में अग्री हुए हैं हम लोग कि देखिए आप ही हमारे घर भिजवाइएगा, ये मेरा पता है, तब फिर हम भिजवाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई हमारे बीच में, आपके हमारे बीच में ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है तो उस जगह पे ये आपकी ड्यूटी है कि आप डिलीवरी के लिए आए, अप्लाई करें, बोले। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 36 आता है, रूल्स ऑफ डिलीवरी। कुछ डिलीवरी के रूल्स बताए गए। क्या क्या रूल्स होंगे डिलीवरी के? बोला गया कि हु विल टेक डिलीवरी डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। कौन डिलीवरी लेगा डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट में क्या तय पाया गया है। उसके अलावा अदरवाइज वेयर दे आर, अगर मान लीजिए कि कोई गुड्स हैं, उनको लेके अभी डिलीवरी के लिए कोई भी चीज तय नहीं पाई गई है कि उसको कहां से डिलीवर किया जाएगा, तो जिस जगह पे होंगे वहीं से उसको लिया जाएगा। आगे दूसरा, अगर मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट में यह तय पाया गया है कि जो सेलर होगा वही गुड्स भेजेगा, वही सामान भेजेगा, तो ये सेलर की ड्यूटी होगी कि उसको एक रीजनेबल टाइम के अंदर भेज दे। उसी के साथ साथ तीसरा, गुड्स विथ थर्ड पर्सन। अगर मान लीजिए कि हमने कोई गुड्स है आपको देना है, वो किसी थर्ड पर्सन के पास है, तो अगर वो थर्ड पर्सन के पास है तो इसको अभी तक डिलीवरी नहीं मानी जाएगी कि आपके पास डिलीवर हो गया, जस्ट बिकॉज कि थर्ड पर्सन के पास है, जब तक कि वो थर्ड पर्सन बायर को एक्नॉलेजमेंट ना दे दे। उसी के साथ साथ डिलीवरी इज इनइफेक्टिव इफ अनरीजनेबल टाइम, उस टाइम पे डिलीवरी नहीं माना जाएगा कि हुई अगर अनरीजनेबल टाइम पे हो। मान लीजिए कि आपके घर में रात के 2 बजे फर्नीचर वाला आ जाए फर्नीचर लेके कि हम फर्नीचर लेके आए, तो इसको डिलीवरी नहीं माना जाएगा। कि अगर वो चला गया तो ये नहीं कहा जाएगा कि आपने डिलीवरी रिफ्यूज कर दिया। उसके अलावा ये सेलर की ड्यूटी होगी, सेलर जो है पे करे फॉर डिलीवरी अनलेस अदरवाइज अग्रीड। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है सेक्शन 37, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। मान लीजिए कि हमने आपके पास जितना ऑर्डर प्लेस किया था डिलीवरी के लिए किसी गुड्स के लिए, उसके अंदर आपने कुछ कम दे दिया, ज्यादा दे दिया, मिक्स दे दिया, तो बायर जो होगा वहां पे रिजेक्ट कर सकता है, गुड्स को लेने से मना कर सकता है। अगर वो एक्सेप्ट करता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने आपके पास ऑर्डर प्लेस किया था 100 चीज का, आपने भेजा है 40, या 100 का करा था तो आपने हमारे पास ज्यादा भेज दिया है, तो अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया है तो जितना हमने एक्सेप्ट किया है उसी के अकॉर्डिंग हमें आपको पे करना होगा। ये राइट्स, दीज राइट्स चेंज इफ देयर इज स्पेशल एग्रीमेंट और ट्रेड कस्टम। ये जो राइट्स इसके अंदर बताई गई हैं ये चेंज हो सकती हैं अगर कोई इससे रिलेटेड एक स्पेशल एग्रीमेंट है या कोई ट्रेड या कस्टम है। आइए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 38 डील करता है इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज। तो इसमें बताया गया है कि बायर को फोर्स नहीं किया जा सकता है कि वो डिलीवरी ले गुड्स की इंस्टॉलमेंट में, अनलेस द कंट्रेरी प्रोवाइड्स, अनलेस कि इसका कुछ कंट्रेरी प्रोवाइड किया गया हो, तो इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी लेने के लिए आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर इंस्टॉलमेंट पे अग्री हुआ है वो और उसके अंदर ब्रीच हो जाता है, तो अब ब्रीच होने से क्या होगा बताया गया है कि इसका मतलब है पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है, या ये एक माइनर सा ब्रीच मान के इसमें डैमेजेस लिया जा सकता है। तो बोला गया है कि ये डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस के ऊपर कि इसको पूरा कैंसिल करा जाए या ये माइनर सा एक ब्रीच है और इसमें आप डैमेजेस ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है सेक्शन 39, डिलीवरी टू कैरियर और वार फिंगर। अगर मान लीजिए कि कोई गुड्स है वो हमने कैरियर को, जो सामान ले जाने वाला होता है, उसको दे दिया, या वार फिंगर को, जैसे कि जो जब नाव के साथ सामान भेजा जाता है, तो बोला गया है अगर सामान गुड्स जो है कैरियर वाले को और वार फिंगर वाले को दे दिया गया है तो इसको माना जाएगा कि ये डिलीवरी जो है बायर को हो गई।
अगर सेलर सेंड करता है गुड को विदाउट प्रॉपर अरेंजमेंट में, मान लीजिए कि कोई इंपॉर्टेंट, अब ये जो आप देख लीजिए कि जिस डिजिटल बोर्ड में हम आपको पढ़ा रहे हैं, यही डिजिटल बोर्ड हमें आपके पास भेजना है, आपने हमसे खरीदा, अब हम आप इसको भेजते हैं बिना प्रॉपर अरेंजमेंट करे, रास्ते में टूट फूट जाता है, अगर बिना अरेंजमेंट के भेजते हैं तो बायर जो है इसको रिजेक्ट कर सकता है या डैमेजेस क्लेम कर सकता है। अगर मान लीजिए कि सी ट्रांजिट यूजुअल है, जैसे मान लीजिए कि किसी बिजनेस के अंदर, किसी ट्रेड में आमतौर पे समुंदर के साथ, समुंदर में यानी सी के जरिए सामान भेजा जाता है, तो सेलर की यहाँ पे ड्यूटी होगी कि वो बायर को इन्फॉर्म करे कि इसको इंश्योर करवा लो। उसने अगर इन्फॉर्म नहीं किया तो रिस्क जो है वो सेलर के साथ ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद सेक्शन 40 आता है, रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट डिस्टेंट प्लेस। बोला गया है कि अगर कोई गुड्स जो है काफी डिस्टेंट प्लेस पर डिलीवर होना है तो किसके साथ रिस्क रहेगा। जैसा कि आपको हम लोगों ने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि रिस्क जो होता है वो ओनरशिप के साथ ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन कुछ जगह पे रिस्क किसके पास रहेगा अगर डिलीवरी होना है डिस्टेंट प्लेस पे। तो बोला गया है कि अगर सेलर डिलीवर करता है गुड्स को तो वो गुड्स जो होते हैं उसी के रिस्क से होते हैं, अगर वो डिलीवर करता है डिस्टेंट प्लेस पे। हाँ, हालांकि उसके रिस्क पे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी बायर जो होता है नॉर्मल एक्सपेंसेस उसको बेयर करना होता है डिटोरियोरेशन का। जैसे मान लीजिए हमने आपके पास 20 किलो एप्पल भेजे, अब उसमें से बिल्कुल मुमकिन है कि जब एप्पल्स भेजे गए हैं थोड़ा बहुत उसमें कहीं लग गया होगा, कुछ में कुछ चोट लग गई होगी, कुछ जो है थोड़ा सा खराब हो गया होगा, एक दो एप्पल, तो ये नॉर्मल डिटोरियोरेशन होता है जो बायर बेयर करता है, अनलेस इसके लिए भी अदरवाइज पार्टीज अग्री करे हों कि जो नॉर्मल एक्सपेंसेस होंगे वो भी आप ही बेयर करोगे। उसके बाद आता है सेक्शन 41, बायर्स राइट ऑफ एग्जामिनिंग द गुड्स। बायर के कुछ राइट्स बताए गए हैं कि बायर की क्या राइट होगी। बायर इज नॉट डीम टू एक्सेप्ट, ऐसा नहीं कहा जाए कि बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है बिफोर इंस्पेक्शन, जब तक कि उसने उसको देख नहीं लिया है। उसके अलावा सेलर मस्ट गिव चांस, ये सेलर की ड्यूटी है कि वो चांस दे बायर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी इंस्पेक्ट करने की, गुड्स को चेक करने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है सेक्शन 42 जो डील करता है एक्सेप्टेंस, यानी जो गुड्स की डिलीवरी इससे पहले पढ़ी थी, अब गुड्स का एक्सेप्टेंस। तो इसमें बोला गया है बायर एक्सेप्ट्स, तब माना जाएगा कि बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है सेक्शन 42, या तो जैसे वो खुद ही बोल देता है कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, या उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, या जो उसका टाइम लिमिट बताई गई थी, जितना टाइम लिमिट बताई गई थी मान लीजिए उसको रिटर्न करने की, जैसे अमेजन से आपके पास सामान आता है 10 दिन का रिफंड या 10 दिन की रिटर्न पॉलिसी रहती है, आपने रिटर्न नहीं किया तो माना जाएगा आपने एक्सेप्ट कर लिया। आगे सेक्शन 43, बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स। बायर जो है उस जगह पे बाउंड नहीं होगा कि अगर कोई गुड्स वो रिजेक्ट करता है तो वो आपको रिटर्न भी करे बायर। ठीक है, हाँ इसमें भी अनलेस अदरवाइज अग्रीड, याद रखिएगा अनलेस अदरवाइज अग्रीड का मतलब क्या होता है कि पार्टी में देखिए एग्रीमेंट करने के लिए हमें लॉ ने रोका नहीं, आप कुछ भी अग्री कर लो, तो ये जनरल रूल बता रहा है अनलेस अदरवाइज अग्रीड। अगर पार्टी अग्री नहीं करती है तो ये रूल अप्लाई होगा, अगर वो चाहें तो वो अपने जो भी रूल डिसाइड कर लें, जो भी चाहे अपनी बातें डिसाइड कर सकती हैं। उसके अलावा लाइबिलिटी ऑफ बायर, बायर की क्या लाइबिलिटी होगी अगर बायर नेग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है डिलीवरी ऑफ गुड्स उसके पास पहुंचा लेकिन उसने नेग्लेक्ट करा, या मान लीजिए कि उन गुड्स की डिलीवरी नहीं ली, तो अगर कोई उसमें नुकसान होता है तो जो लॉस होता है वो बायर की लाइबिलिटी होगी कि उसको उन लॉस के लिए पे करे। आगे बढ़ते हैं, नया चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर 5 जो सेक्शन 45 से 54 के बीच में डिस्कस है। अब इसमें सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 45 जो हमें बताता है कि अनपेड सेलर कौन होता है। देखिए अनपेड सेलर कौन होता है, वो सेलर, अनपेड सेलर जैसे नाम से समझ में आ रहा, अनपेड सेलर वो सेलर, वो बेचने वाला जिसको अपना जो सामान उसने बेचा उसका प्राइस नहीं मिला है। तो अनपेड सेलर वो है अभी तक जिसको फुल प्राइस नहीं मिला है, या मान ली कोई चेक दिया गया है तो चेक बाउंस हो गया है, तो उस पर्सन को, उस सेलर को अनपेड सेलर कहा गया। अब इस अनपेड सेलर की कुछ राइट्स होती हैं। अब जैसे कि सेक्शन 46 में बताया गया है पार्ट डिलीवरी। अगर मान लीजिए कि अनपेड कोई सेलर है और मान लीजिए कि उस जगह पे उसने मान लीजिए कि ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, कोई अनपेड सेलर है जिसने मान लीजिए कि पार्ट डिलीवरी कर दी यानी ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया गुड्स के अंदर, उसके बाद भी उसके पास कुछ राइट्स होते हैं। क्या राइट्स होते हैं, एक तो उसके पास है राइट ऑफ लीन, मान लीजिए कि उसने कोई सामान बेच दिया लेकिन अभी तक उसको पेमेंट नहीं मिली है, तो जो सामान उसने बेच दिया वो उस सामान का कब्जा अपने पास रख सकता है कि जब तक पेमेंट नहीं मिलेगी हम ट्रांसफर नहीं करेंगे पोजीशन। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए कि उसको पता चला उसने गुड्स डिलीवर कर दिया, मान लीजिए ट्रांजिट में भेज दिया, एक सामान गाड़ी को लदवा के भेज दिया, बाद में पता चला कि जो बायर है वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो वो उस सामान को कॉल करके उस जिसके जरिए भेजा उसको मना कर सकता है कि वापस ले आओ सामान, वापस ले आओ। ठीक है, तीसरा कुछ केसेस में जैसा कि इस एक्ट ने अलाउ किया है
जो सेलर होगा कुछ मामलों में उन गुड्स का जिसको उसने बेचा हुआ है ऑलरेडी उसको रीसेल भी कर सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है सेक्शन 47 सेलर्स लीन। लीन आपको समझ में आ गया होगा कि लीन क्या होता है। लीन एक तरीके का राइट होता है सेलर का पावर, कि मान लीजिए कि कोई सामान उसने बेच दिया, पैसा नहीं मिला है, तो अब वो उस सामान का कब्जा अपने पास रख सकता है जब तक कि उसको पेमेंट ना मिले। अब बताएगी कि ये सेलर्स की लीन के बारे में, कि कब कब किस किस सिचुएशन में ये कैसे ऑपरेट करेगी। अगर गुड्स बेचे गए हैं बिना क्रेडिट के, गुड्स बेचे गए हैं बिना क्रेडिट के, तो अनपेड सेलर जो है जो सामान बेचा है उसको अपने पास रख सकता है जब तक कि बायर पे ना करे। या अगर बायर मान लीजिए कि इंसॉल्वेंट हो जाता है, उस जगह पे भी वो उसको रख सकता है। ठीक है। उसके अलावा अगर गुड्स जो है बेचे गए हैं लेकिन बेचे गए हैं विद क्रेडिट के साथ, तो उस जगह पे अगर क्रेडिट पीरियड ओवर हो जाता है, क्रेडिट पीरियड ओवर हो गया, तो उसके बाद भी वो अपना जो उसका लीन का राइट है उसको मेंटेन रख सकता है, यानी सामान का कब्जा अपने पास रख सकता है। सेक्शन 48 अनपेड सेलर डिलीवर्ड पार्ट। अब अगर मान लीजिए कि कोई अनपेड सेलर है, उसने डिलीवर किया है पार्ट डिलीवरी किया है, कैन स्टिल कीप द रेस्ट। कोई गुड्स था उसकी पार्ट डिलीवरी करी है लेकिन पार्ट अभी उसके पास बची है, तो उस पार्ट को लेके भी वो अपने लीन के राइट को, यानी उसका कब्जा अपने पास रखने के राइट को एक्सरसाइज कर सकता है। अनलेस पार्ट डिलीवरी शोज ही वेव्ड लीन, अनलेस की पार्ट डिलीवरी से ऐसा पता चले कि उसने अपने लीन का जो अधिकार है उसको खो दिया है, वेव कर दिया है। सेक्शन 49 टर्मिनेशन ऑफ लीन। अब ये जो सेलर का लीन का पावर है ये कब टर्मिनेट हो जाता है। अनपेड सेलर का जो पावर है लीन का कब टर्मिनेट हो जाता है। इफ द सेलर हैंड्स द गुड्स टू अ कैरियर, कैरियर वाले को अगर सेलर जो है हैंड ओवर कर देता है पहुंचाने के लिए, विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल, यानी जो सामान ले जाने वाला था उसको उसने सामान लदवा के भेज दिया और अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखा। राइट ऑफ डिस्पोजल मतलब कि अपना कंट्रोल उस सामान से खो दिया, राइट ऑफ कंट्रोल को भी खो दिया, छोड़ दिया राइट ऑफ कंट्रोल। अब वो पूरा उसके कंट्रोल में आ गया बायर के, तो उस जगह पे ये जो उसका टर्मिनेशन है, लीन जो है टर्मिनेट हो जाएगी। बायर और हिज एजेंट गेट्स लॉफुल पोजीशन, या मान लीजिए बायर को लॉफुली पोजीशन मिल जाता है उस गुड्स का, तो भी लीन टर्मिनेट हो जाएगी। सेलर वॉलंटरली गिव अप हिज लीन, या सेलर जो है वॉलंटरली खुद से ही अपनी लीन को छोड़ दे। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का क्या मतलब होता है, आपको जैसे पता होगा कि सेलर का ये भी राइट है कि उसने अगर कोई सामान भेजा है, बाद में उसको पता चलता है कि जो बायर है इंसॉल्वेंट हो गया है, तो वो उस सामान को रोक सकता है, वापस बुलवा सकता है। अनपेड सेलर कैन स्टॉप द गुड्स इफ द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है सेक्शन 51 ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। अब जो सामान भेजा गया है किसी जगह पे, किसी गाड़ी से लदवा के फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट के लिए, तो ये ड्यूरेशन जो है ट्रांजिट का कब तक चलेगा, तो अलग अलग पॉइंट सेक्शन 51 में बताए गए हैं। देखिए, अगर बायर जो है कलेक्ट कर लेता है गुड्स को अर्ली ही, तो जो ट्रांजिट का पीरियड है वो खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए गुड्स शिप के द्वारा भेजे जा रहे हैं और जो शिप का जो मान लीजिए मास्टर है वो एक तरीके से अगर देखा जाए कि एजेंट है, एक तरीके से एजेंट है, तो वो जो है देखा जाएगा कि वो एजेंट की तरह काम कर रहा है या कैरियर की तरह काम कर रहा है, उसके बेसिस पे जो जो ट्रांजिट होगी वो एंड होगी। उसके अलावा आफ्टर अलाइवल इफ द कैरियर से आई होल्ड इट फॉर यू, ट्रांजिट एंड। मान लीजिए कि सामान हमने आपके पास भेजा, अब सामान जो है आपके पास चला गया लेकिन अभी आपके पास नहीं पहुंचा है, और कैरियर वाले ने आपसे ये कह दिया कि हाँ परेशान मत हो, आपका सामान मेरे पास है, ट्रांजिट एंड हो जाएगी। इफ द बायर रिजेक्ट्स, अगर बायर गुड्स को रिजेक्ट कर देता है तो वहां पे ट्रांजिट कंटिन्यू होती रहती है, याद रखिएगा। पार्ट डिलीवरी डज नॉट एंड ट्रांजिट, अगर पार्ट डिलीवरी हुई तो अभी ट्रांजिट खत्म नहीं हुआ है। करियर वाला रिफ्यूज कर देता है डिलीवरी, ट्रांजिट एंड हो जाती है। ट्रांजिट कब शुरू होती है, ट्रांजिट रन करती है फ्रॉम हैंडिंग गुड्स, जब हम गुड हैंड ओवर करते हैं कैरियर वाले को, जब तक कि बायर के पास डिलीवरी ना हो जाए तब तक ये ट्रांजिट चलती रहती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद सेक्शन 52 आता है। ये कह रहा है अनपेड सेलर कैन स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट। जो अनपेड सेलर है जिसे अभी तक अपना पैसा नहीं मिला है, वो गुड्स को ट्रांजिट में रुकवा सकता है। किस तरीके से, बाय टेकिंग इट बैक, वापिस लेके, या बाय गिविंग नोटिस टू करियर, या जो करियर वाला है उसको नोटिस देके। और अगर करियर वाले को वो नोटिस देता है तो करियर वाले की ये ड्यूटी होगी कि वो जो गुड्स है वापस सेलर को दे। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है सेक्शन 53 इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय बायर। अगर बायर जो है उसका सब सेल या प्लेज कर देता है,
तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि अनपेड सेलर्स की लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट नॉर्मली जो है डज नॉट अफेक्टेड बाय रीसेल मेड बाय द बायर। अगर रीसेल भी हो जाती है बायर के द्वारा तो आमतौर पे जो सेलर का लीन का और स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट है वो अफेक्ट में नहीं आता है। लेकिन अगर बायर ट्रांसफर कर देता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, वही सामान का डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर कर देता है गुड फेथ में कंसिडरेशन के साथ, तो ये क्या होता है, इससे जो सेलर की लीन और स्टॉपेज है वो जो अधिकार है वो डिफीट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है सेक्शन 54। सेक्शन 54 कह रहा है सेल नॉट जनरली रिसेंडेड बाय लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अगर मान लीजिए कि कोई सेल हुई है तो नॉट जनरली रिसेंडेड, कोई सेल जो है वो जनरली आमतौर पर रिसेंड नहीं होती है लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट से। यूजिंग लीन और स्टॉपेज डज नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। तो लीन से और स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट से या स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल नहीं हो जाता है। अनपेड सेलर जो है उस जगह पे अनपेड सेलर क्या कर सकता है, एक और इसके पास राइट है, ये क्या कर सकता है, रीसेल कर सकता है, सामान को बेचने के बाद दोबारा बेच सकता है अनपेड सेलर, यानी जिसको भी अभी तक उसका पैसा नहीं मिला है। अगर वो सामान पेरिशेबल है, जल्दी खराब हो जाएगा, जैसे दूध है जल्दी खराब हो जाता है, फ्रूट्स है जल्दी खराब हो जाते हैं, या आफ्टर नोटिस के बाद। सेल द गुड्स एंड क्लेम डैमेजेस इफ द बायर डजंट पे। अब इसमें जो नया बायर खरीदेगा उन सामान को, उसका टाइटल गुड टाइटल होगा, परफेक्ट होगा, यानी अफेक्टेड नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारा चैप्टर 6 शुरू हो रहा है हम लोगों का। ये डिस्कस है सेक्शन 55 से सेक्शन 61 तक। अब इसके बाद सेक्शन 55 आता है सूट फॉर प्राइस। प्राइस के लिए केस फाइल करना। ये कह रहा है कि सेलर जो है सू कर सकता है प्राइस के लिए बायर को। ठीक है, इफ द प्रॉपर्टी हैज ऑलरेडी पास्ड एंड द बायर रिफ्यूजेस टू पे, और बायर पे नहीं करता है तो उस जगह पे सेलर बायर को सू कर सकता है। इवन विदाउट दैट सेलर कैन सू इफ नॉट पेड ऑन टाइम। या मान लीजिए कि कोई टाइम दिया गया था कि इतने टाइम में पे कर देना, बायर ने नहीं पे किया, तो उसके बाद भी भले ही प्रॉपर्टी पास हुई या ना नहीं हुई हो, लेकिन अगर टाइम दिया गया था पे का, नहीं पे किया है, तो उसके बाद भी सेलर बायर को सू कर सकता है। उसके अलावा सेक्शन 56 में सेलर जो है सू कर सकता है बायर को डैमेजेस के लिए फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। अगर बायर जो है एक्सेप्ट नहीं करता है गुड्स को, तो अगर नहीं एक्सेप्ट करता है तो उस जगह पे भी सेलर सू कर सकता है बायर को डैमेजेस के लिए। उसके अलावा सेक्शन 57 में बताया गया कि बायर भी सेलर को सू कर सकता है, यानी केस फाइल कर सकता है। कब? डैमेजेस मांग सकता है अगर सेलर जो है नॉन डिलीवरी करता है, यानी डिलीवर नहीं करता है गुड्स, डिलीवर करने के लिए रिफ्यूज कर देता है या फेल्स टू डिलीवर। उसके अलावा सेक्शन 58 में बताया गया है इफ सेलर ब्रीचेस, अगर मान लीजिए कि सेलर कोई ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट को डिलीवर करने के लिए, तो उस जगह पे अगर मान लीजिए गुड्स स्पेसिफिक और एसर्टेन गुड्स हैं तो कोर्ट वहां पे ऑर्डर कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 59 कहता है रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। अगर कोई ब्रीच ऑफ वारंटी हुई है, तो अगर कोई सेलर ने ब्रीच करा है वारंटी का, तो बायर के पास क्या क्या राइट्स हैं। बायर गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता है उस जगह पे रिड्यूस कर सकता है, यानी रिड्यूस करके प्राइस पे कर सकता है, या सू कर सकता है डैमेजेस के लिए। उसके बाद आता है सेक्शन 60 रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। अगर मान लीजिए एक पार्टी रेप्यूडिएट कर देती है कॉन्ट्रैक्ट को, कैंसिल कर देती है कॉन्ट्रैक्ट को बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी से पहले, तो उस जगह पे कोर्ट क्या कर सकता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट को रख सकता है अलाइव, और या तो उसको ट्रीट कर सकता है एज कैंसल्ड, और इसमें डैमेजेस भी लिया जा सकता है। सेक्शन 61 इंटरेस्ट बाय वे ऑफ डैमेजेस एंड स्पेशल डैमेज। सेक्शन जो है ये प्रिजर्व रख रहा है, यानी मेंटेन रख रहा है राइट्स को। किसकी राइट्स को? दोनों, सेलर और बायर की दोनों की राइट्स को ये सेक्शन प्रिजर्व रख रहा है कि ये दोनों ही क्लेम कर सकते हैं इंटरेस्ट, स्पेशल डैमेजेस, उसके साथ साथ रिफंड के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। के बाद लास्ट चैप्टर आ रहा है हम लोगों का चैप्टर 7, जो सेक्शन 62 से सेक्शन 66 तक है। आइए देखिए ये क्या कह रहा है। सेक्शन 62 डील करता है एक्सक्लूजन ऑफ इम्प्लाइड टर्म्स एंड कंडीशन। जो भी लीगल रूल्स होंगे सेल कॉन्ट्रैक्ट के, उनको चेंज भी किया जा सकता है और कैंसिल भी किया जा सकता है अगर दोनों पार्टीज अग्री होते हैं। ठीक है, उसके अलावा सेक्शन 63 कह रहा है कोई रीजनेबल टाइम, जैसे कि मान लीजिए इस एक्ट में कई जगह पे बोला गया है रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम का मतलब क्या होगा? रीजनेबल टाइम को पता किया जाएगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे उसको डिटरमाइन किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है, अब आता है ऑक्शन। ऑक्शन सेल क्या होती है? ऑक्शन आपने कभी सुना होगा कि ऑक्शन में जहां पे पब्लिकली
एक ये एक पब्लिक इवेंट होता है, पब्लिकली किसी सामान को बेचा जाता है। मान लीजिए कि ये कोई बहुत एंटिक पेन है और हमें मालूम है कि इसमें कई लोग, अब हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि भाई कितने का बेचा जाए, मान लीजिए हम इसको 5,000 का बेचें, कोई आदमी 15,000 देने को तैयार हो जाए, तो हमने क्या करा, एक पब्लिक इवेंट तैयार किया। हमने कहा जो ज़्यादा पे करेगा ये पेन उसका। तो एक पब्लिक इवेंट का हमने अनाउंसमेंट किया कि हम पब्लिक इवेंट से इस पेन को बेचेंगे, जो ज़्यादा बोली लगाएगा ये उसका हो जाएगा। जो ज़्यादा बोली लगाने वाले को यहाँ पे क्या कहा जाता है, हाईएस्ट बिडर। तो लोग अपनी अपनी बोली लगाते हैं। अब कैसे हम कंफर्म करेंगे, तो इसमें एक जैसे हैमर लिया जाता है, हैमर को ऐसे मार दिया यानी डील कंफर्म हो गई। जब तक हैमर नहीं मारा है, किसी ने अपनी बोली लगाई, वो चाहे तो वापस ले सकता है, विड्रॉ कर सकता है। तो इसी को बोलते हैं ऑक्शन सेल। तो ये पब्लिक इवेंट होता है। अब ये जैसे कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी का है, इसका प्रोविजन इसके सेक्शन 64 में दिया गया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। ठीक है, इसमें सेल कब कंप्लीट होती है, या तो हैमर फॉल हो जाए या तो अनाउंसमेंट कर दिया जाए। हैमर जब तक फॉल नहीं हुआ उससे पहले जो बिडर है, जो बिडिंग कर रहे हैं, वो वापस ले सकते हैं अपनी बिडिंग। जो सबसे हाईएस्ट प्राइस देता है उसको हम लोग कहते हैं हाईएस्ट बिडर। अब सेक्शन 64 में ऑक्शन के रूल्स बताए गए हैं। क्या क्या ऑक्शन के रूल्स होते हैं, अगर गुड्स बेचे जा रहे हैं लॉट में, यानी 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, तो हर एक लॉट को माना जाएगा कि इसका एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। उसके अलावा अगर ऑक्शन में कोई चीज बेची जा रही है, इसके अंदर कोई मिनिमम प्राइस भी सेट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि पहले से ही 5,000 रुपए सेट कर दिया गया कि 5,000 से नीचे की प्राइस ले ही नहीं जाएगी, 5,000 के ऊपर की ली जाएगी। ये भी आप मिनिमम प्राइस सेट कर सकते हो। सेल कब फिनिश होगी, या तो फॉल होगा हैमर, हैमर जैसे ही पटका सेल फाइनल हो गई, या मान लीजिए अनाउंसमेंट कर दिया। जब तक हैमर नहीं पटका, अनाउंसमेंट नहीं हुआ, उससे पहले तक जो बिडर है अपनी बिड को, जो उसने बोली लगाई है, वो वापस ले सकता है। सेलर इसके अंदर आमतौर पे बिड नहीं कर सकता है। सेलर कैन बिड इफ द राइट टू बिड इज क्लियरली रिजर्व्ड। अगर राइट टू बिड जो है क्लियरली रखी गई है तभी कर सकता है, अदरवाइज सेलर बिडिंग नहीं कर सकता है। आगे सेक्शन 64A में बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि अमाउंट्स जो है वो अगर बढ़ते हैं और घटते हैं गुड्स के, तो अगर कोई टैक्स है ऑन द गुड्स वो बढ़ता है या घटता है, तो सेलर जो है उसको ऐड कर सकता है, इवन कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है उसके बाद भी। और बायर जो है मान लीजिए कि टैक्स उसके अंदर घट गया तो उसको माइनस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 65 जो है वो रिपील हो चुका है, यानी ऑफिशियली उसको खत्म कर दिया गया है। फिर सेक्शन 66 जो है लास्ट में सेविंग है। सेविंग के अंदर बताया गया कि ये जो सोगा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये अफेक्ट नहीं करेगा, नॉट अफेक्ट करेगा कोई भी राइट्स, लाइबिलिटीज, केसेस और एक्शन जो पहले से एग्जिस्टेड होंगे इस एक्ट के आने से पहले, यानी सेल ऑफ गुड्स एक्ट के आने से पहले। इसके साथ साथ ये उनको भी अफेक्ट नहीं करेगा जो लॉज जो है इस सेल ऑफ गुड्स एक्ट के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। आई होप कि आपको क्लैरिटी आई होगी। अब इसके साथ साथ हम आपको ये भी अनाउंस करते हुए चले कि हमारे जुडिशरी, पीओ, एपीओ, सीबीआई, एपीपी, इनके बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। ज़्यादा डिटेल्स जानने के लिए आप हमारे इस नंबर, आप व्हाट्सएप के जरिए, कॉल के जरिए जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। हैव अ गुड नाइट।